नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में कई सारी समस्याओं को बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर चले गए हैं। अमेरिका में इस बार मोदी जी बतौर राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट बनकर के पहुंचे हैं और इसीलिए इधर हिंदुस्तान में बीजेपी के लोग और बीजेपी का साथ देने वाला मीडिया गदगद हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है मानो मोदी जी को अमेरिका सिर आंखों पर बिठाकर रखने वाला है, उनके स्वागत में पलकें बिछाने वाला है। लेकिन जब मोदी जी न्यूयॉर्क पहुंचे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी का स्वागत करने के लिए अमेरिकी सरकार से कोई नहीं पहुंचा। भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ही मोदी जी को वेलकम करने के लिए पहुंचे। जो मीडिया मोदी जी की अमेरिका यात्रा को कवर करने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद है इस वक्त, वो इस बात को कतई नहीं बताएगा कि हमारे तथाकथित विश्व गुरु को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, क्योंकि इससे मोदी जी की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। खैर, मोदी जी को विश्व गुरु बताने वाले लोग ये भी नहीं बताएंगे कि पंडित नेहरू भारत के अकेले प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंच गए, और वो भी दो बार। पहली बार 1949 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन और दूसरी बार 1961 यानी 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। एयरपोर्ट पर इन दोनों राष्ट्रपतियों ने आकर के नेहरू जी की अगवानी की थी। दरअसल नेहरू जी से लेकर वाजपेयी जी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्रियों ने विदेश नीति के अनुसार अमेरिका समेत तमाम देशों से संबंध बनाए और विश्व में भारत के लिए अलग स्थान बनाया, जो हर गुट से ऊपर रहकर विश्व शांति, लोकतंत्र और मानवता के काम करता रहा। मगर मोदी जी के शासनकाल में भारत पर ही लोकतंत्र और मानवाधिकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कम से कम 75 डेमोक्रेट्स सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को खत लिख करके, ये खत आपके सामने राइट साइड में है, खत लिख करके उनसे यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मानवाधिकार के मुद्दों को उठाने का आग्रह किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है दोस्तों। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि हम भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आज़ादी, इंटरनेट पर बारंबार प्रतिबंध और सिविल सोसाइटी समूहों को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। ये देख लीजिए, आप कह रहे हैं अमेरिकी 75 से ज़्यादा डेमोक्रेट्स सांसद कह रहे हैं कि हम भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आज़ादी, इंटरनेट पर बारंबार प्रतिबंध और सिविल सोसाइटी समूहों को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, ये भारत के लोगों का निर्णय है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। ये कह रहे हैं डेमोक्रेट सांसद। जो चिट्ठी लिख करके, जो चिट्ठी अभी दिखा रहा था, उसी का कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये जो चिट्ठी है, इस खत में, इस पत्र की में जो भाषा है, उस भाषा से समझ में आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी ने 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप की, जो उस समय की थी, या कहें तो उसकी जो कोशिश थी उनकी, उससे मोदी जी की छवि बिगड़ी है। साफ समझ में आ रहा है। एक नहीं बल्कि 75 सांसद अगर चिट्ठी लिखें तो। आपको याद होगा दोस्तों कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के 17 अल्पसंख्यक, दलित और मानवाधिकार संगठनों ने मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध किया था। उस चिट्ठी को भी, उस विरोध के ओपन लेटर को भी आप लोगों के सामने हमने रखा था, आपको याद होगा। विरोध को दिखाने के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन, न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर हाउडी डेमोक्रेसी नाम का आयोजन, ऐसे तमाम बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सुबह का वक्त है और वहाँ मोदी जी के विरोध में अलग अलग प्रदर्शन, पोस्टर्स, बैनर सब लिए हुए, सब देखिए आप, सब कुछ आपके सामने है। इसके अलावा पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में
भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सरकारी मशीनरी द्वारा उत्पीड़न पर भी चिंता जताई थी, आपको याद होगा। और रिलीजियस फ्रीडम की जो बात है, पिछले साल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को एक ऐसा देश कहा था जहां धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में हैं। ये कहा था एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। धार्मिक स्वतंत्रता यानी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं वो खतरे में हैं, ये कहा था एंटनी ब्लिंकन ने पिछले साल। और अभी मोदी जी के अमेरिका पहुंचने से एक दिन पहले व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सामरिक संचार के समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने अपनी आधिकारिक टिप्पणी में कहा है कि अमेरिकी प्रशासन चिंताओं को व्यक्त करने से कभी नहीं कतराता है। चिंताओं को व्यक्त करने से कभी नहीं कतराता है ये अमेरिकी प्रशासन, जो कि दुनिया भर में किसी के साथ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं जॉन किर्बी, सामरिक संचार कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये तमाम बातें और बयान यही बतला रहे हैं दोस्तों कि जो बाइडेन की सरकार ने भले ही पीएम नरेंद्र मोदी को राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और कई राजनेता लोकतंत्र की खातिर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। क्या इस विरोध की आंच से देश में बीजेपी की सेहत पर फर्क पड़ेगा? क्या अमेरिका में लग रहे झटके से बीजेपी चुनाव में खुद को बचा पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका में ऐसा हो क्यों रहा है? अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो क्यों रहा है, यह समझना होगा। वहां जाएं उससे पहले हमको अपने हिंदुस्तान में ही झांकना होगा, क्योंकि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसी चीज को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के, ये देखिए जो फोटो देख रहे हैं आप, इन फोटोज में एक और पहले ये फोटो देखिए, ये मणिपुर, स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर लिखा जा रहा है। यहां पे क्यों मणिपुर लिखा जा रहा है? स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर। ये सुबह की, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर है न्यूयॉर्क की, अभी की तस्वीर है दोस्तों। ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर न जले, मणिपुर में शांति बहाल हो, इस पर विपक्षी दल एकजुट हैं। विपक्षी दलों को आपने देखा कि कई अलग अलग मसले पर, कई अलग अलग मुद्दों पर एकजुट हुए। उसमें मणिपुर भी एक मसला है जिस पर विपक्षी दल एकजुट हैं। और आज उन्हीं विपक्षी दलों में से एक प्रमुख जो कहें कांग्रेस पार्टी और उनकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो जारी करके एक अपील की है। आइए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सोनिया गांधी ने इस वीडियो में, इंग्लिश में सोनिया गांधी का ये वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से फिर चलेंगे, मणिपुर से अपने को चलना होगा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में क्या कुछ हो रहा है वो भी समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है विरोध? कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और इसका हासिल क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु, उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो उनको देखना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन बाद लौटेंगे तो क्या हम वही तस्वीर, वही सीन देखेंगे जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से लौट के आए थे, तो वहां ढोल बजाते हुए 3 बजे सुबह में? लोग तो रहेंगे ही, लेकिन हासिल क्या होगा ये समझना है। उससे पहले सोनिया गांधी को सुनते हैं, मणिपुर के बारे में क्या कुछ कह रही हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities
of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood, and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. As a mother, I understand your pain, and I appeal to your good conscience to lead the way. It is my sincere hope that over the coming weeks and months, we set out on the long journey of rebuilding trust and emerge stronger from this trial. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal. तो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के यहाँ सोनिया गांधी अपील कर रही हैं। बहुत सारे मणिपुर के जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या विपक्षी दलों के हों, विरोधी दल के हों, वो सब यहाँ डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10-15 दिनों से मिलने का समय नहीं दिए और वो चले गए अमेरिका, और अमेरिका के बाद उनको जाना है इजिप्ट। 5 दिनों की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इधर मणिपुर को लेकर के अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। यही बात वहां भी अमेरिका में भी पूछी जा रही है। कई लोग मणिपुर के वायलेंस को लेकर के, हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है मीडिया को लेकर के, फ्रीडम ऑफ मीडिया, उसके अलावा जो जर्नलिज्म की बात है, उसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, ये तमाम बातें वहाँ उठाई जा रही हैं। आप लोगों ने हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर, को फाउंडर माफ़ करें, दीपक गुप्ता जी का इंटरव्यू अपने ही चैनल पे देखा होगा। कल रात को हमने प्रसारित किया था प्रशांत टंडन जी का वो इंटरव्यू उन्होंने लिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बातें कही हैं जो कुछ अमेरिका में होने जा रहा है। उस इंटरव्यू को अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, उससे आपको और भी समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी आपके थॉट्स में, आपके विचारों में कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एलन मस्क का नाम बहुत आज तेज़ी से लिया जा रहा है कि एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने कहा है कि उन्होंने आस्था जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और भारत में अगर काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। बिल्कुल सही है, भारत में काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। लेकिन यही बात तो जैक डॉर्सी ने भी कही थी। आपको याद होगा, जो पूर्व फाउंडर थे, को फाउंडर थे ट्विटर के, उन्होंने भी तो यही बात कही थी। दोनों में फ़र्क क्या है? किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने ट्विटर को धमकाया कि आपको भारत में काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा, और यहाँ बिना धमकाए हुए एलन मस्क साहब यही बात कह रहे हैं। तो फ़र्क क्या है? हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, इसलिए ये बात यहाँ कह रहा हूँ कि आप दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति मिल रहे हैं मोदी जी से, उसके बारे में भी बताइए। वही बता रहा हूँ मैं। तो चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे तमाम साथी, उनसे आपका परिचय करवाऊँ। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूँ। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत। और स्वागत हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी का, आप सबका स्वागत है। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। मणिपुर की बात अभी आपने देखी, और उसके अलावा उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर में, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में योग कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन जब एक तस्वीर आप लोगों ने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी न्यूयॉर्क शहर में जब आए एयरपोर्ट पे, JFK, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क,
तो उनको रिसीव करने अमेरिकन साइड से कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको कह करके यहाँ कहा जाए कि देखो विश्वगुरु पहुँचे हैं और इतना बड़ा आदमी आया रिसीव करने के लिए। ये दुख की बात है। यहाँ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, बात देश के प्रधानमंत्री की है। और शुरुआत में आप लोगों ने सुन लिया, समझ लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिसीव करने, वो तस्वीरें आपके सामने, वो विजुअल्स आपके सामने इसलिए नहीं रख सकता हूँ क्योंकि उनमें कॉपीराइट का मामला आता है। वरना आप लोग सोशल मीडिया पर जाकर देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जब गए थे तो कैसे दौड़ते हुए वहाँ के राष्ट्रपति अंदर तक गए और जहाज से बाहर लेकर के आए थे साथ में। दूसरी बार जब गए जवाहरलाल नेहरू तो उनके साथ उनकी पुत्री इंदिरा गांधी भी थीं। वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। ऐसी बहुत सारी तस्वीर, ये तस्वीर देख लीजिए, वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन तस्वीर तो है, वो देख सकते हैं आप। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा भव्य स्वागत नहीं है? जो सबसे शुरुआत में आप देख रहे हैं, जो लेडी जो व्हाइट ड्रेस में है, ये रुचिरा कंबोज हैं, जो यूएन में हमारी प्रतिनिधि हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में। वो हर देश के जो यूएन का मेंबर है उसका एक स्थायी प्रतिनिधि होता है न्यूयॉर्क में, तो वैसे ही वो वहाँ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत होना चाहिए था वैसा स्वागत क्यों नहीं हुआ। चलिए खैर, यहाँ से बाहर स्वागत तो दूर, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जरा समझते हैं। पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। आखिर मोदी जी को इतना बड़ा झटका क्यों लग रहा है? मोदी जी तो विश्वगुरु बनने गए थे, हाउडी मोदी की जगह पे यहाँ कुछ और मोदी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशांत जी थोड़ी देर बाद हमारे साथी न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे, लेकिन आप तक जो खबरें हैं वो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए कि चल क्या रहा है। एलन मस्क का नाम खूब चल रहा है, लेकिन एलन मस्क साहब जो हैं वो भी वही बात कहते हुए सुने गए जो अभी सप्ताह भर पहले हम लोगों ने जैक डॉर्सी के बारे में बताया था। उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आपको याद होगा एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, थे एलन मस्क के ट्विटर के मालिक बनने से पहले, उन्होंने भी वही बात कही थी कि किसानों के आंदोलन के समय कई पत्रकारों के, कई किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल को हटाने के लिए कहा गया था, और अगर आप नहीं हटाए तो आपके ट्विटर के दफ्तर पे छापेमारी भी हुई थी। सब कुछ भारत में देखा गया, और वही बात कमोबेश तो कह रहे हैं एलन मस्क भी कि भारत में रहना है, भारत में व्यापार करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। लेकिन यहाँ गदगद है बीजेपी कि देखिए एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या कह रहे हैं। चलिए खैर, आप अपनी बात रखिए। नरेंद्र मोदी जी लेकर गए हैं अमेरिका, और मीडिया एक खास चश्मे से चीज़ों को देख रहा है। मैं अगर ये डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट का मामला एक मिनट के लिए किनारे भी रखूं और मैं शुद्ध व्यापार की बात करूं, जो मोदी जी का एजेंडा है कि जनरल इलेक्ट्रिक से वो करार कर रहे हैं जिसमें कि जेट इंजन आएगा, इसको भी हम देखें जरा राजीव जी कि देश हित में क्या है। जब हम 126 फाइटर प्लेन फ्रांस से 1000 से खरीदने की बात करते हैं, जिसको मोदी जी के आने के बाद 36 हो गया, तब हम 1000 कंपनी की, फ्रांस की 1000 कंपनी की नौकरियां बचा रहे होते हैं, उनके एम्प्लॉइज की। क्योंकि जब हमने ये डील की 1000 से राफेल खरीदने की, उस वक़्त 1000 कंपनी सिर्फ एक राफेल बना रही थी, और वो भी फ्रांस एयरफोर्स के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए सिर्फ एक राफेल बना रही थी एक साल में। हमारे ठेके के बाद उनको नौकरियां मिलती हैं। जब हम लॉकहीड मार्टिन नाम की एक डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी से C-130 एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, हरकुलिस, तो हम हजारों नौकरियां लॉकहीड मार्टिन की बचाते हैं। भारत को क्या मिल रहा है? हम तो पैसा भी दे रहे हैं, नौकरियां उनकी बच रही हैं, इंडस्ट्री उनकी डेवलप हो रही है। मोदी जी को क्या करना चाहिए था? मोदी जी के परम मित्र, जिनके लिए मोदी जी ने वहां जाके ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने GSP टर्मिनेट कर दिया।
यानी जनरल पर्पस प्रेफरेंसेस, जी जिससे हमारे जो घरेलू उद्योग है, जिसको एक्सपोर्ट ड्यूटी में कंसेशन में ₹2 कंसेशन नहीं था, $5.6 बिलियन का सालाना कंसेशन मिलता था, जो हमारे पुणे में पूरी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल पार्ट्स की, जो फार्मास्यूटिकल है, जो छोटे कारोबारी हैं, गारमेंट्स हैं, वो यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो एक्सपोर्ट बंद हो गए क्योंकि वो इतनी ड्यूटी नहीं दे सकते। $6.5 बिलियन पर ईयर का मतलब होता है 4,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। वो इन छोटे इंडस्ट्री के ऊपर वो भार आ गया। अगर मोदी जी अमेरिका से बड़ी केमिस्ट्री है जो बाइडेन से, तो जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जीएसपी से भारत को टर्मिनेट किया था, उसको उसका टर्मिनेशन खत्म करवाएं, तो भारत की इंडस्ट्री को फायदा होगा। जनरल इलेक्ट्रिक से आप खरीदेंगे इंजन, तो जनरल इलेक्ट्रिक का फायदा होगा, नौकरियां उनकी बचेंगी। जी तो एक तो ये बात है जो कि मीडिया में नहीं आती है। दूसरा, आपने पूछा कि विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, ये बड़ी भ्रांति है हमारे यहाँ मीडिया में फैलाई गई, और जनरल बुद्धिजीवियों के बीच भी भ्रांति है कि साहब अमेरिका तो हथियार बेचेगा, अमेरिका तो बाजार देखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अमेरिका भारत के अंदरूनी मामले में एक हद तक ही हस्तक्षेप दे सकता है, क्योंकि दुनिया के पटल पे हम और अमेरिका बराबर हैं, सॉवरेन कंट्री हमारा भी है, लेकिन वो बात तो कर सकता है। जो बात करेगा उससे परसेप्शन बनता है। वीडियो हटवा। अब अमेरिका के कोर पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उनके संविधान में भी, जैसे हमारे संविधान में, और उनके पूरे सिस्टम में, वहाँ प्रेस की आज़ादी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, वहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सेहत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसीलिए 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटी मोटी संख्या नहीं है। वहाँ की सीनेट केवल 100 मेंबर की है। आप देखिए कि उसमें गिनती कीजिए तो 1/4 मेंबर तो सीनेट के हैं। 1/4 सीनेट अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति बाइडेन को लिख रही है, ये बड़ी बात है। जी और आज तक राजीव जी, आपने पंडित नेहरू को भी दिखाया, हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री का इस कदर, इस तरीके का विरोध अमेरिका में या किसी भी भूमि में नहीं हुआ। विदेश की किसी जमीन पे हमारे प्रधानमंत्री का विरोध नहीं हुआ। मुझे याद है इंदिरा गांधी जब गई थी और रोनाल्ड रीगन व्हाइट हाउस में भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे, और उस वक्त सोवियत रूस था, और हम सोवियत रूस से भी संबंध रखेंगे, और बड़े महाशक्तियों को युद्ध में, दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए, हम शांति के पुजारी हैं। रोनाल्ड रीगन हाथ बांध करके पीछे खड़े हुए देख रहे थे। ये होती है ताकत लीडरशिप की, जो इंदिरा गांधी ने उस वक्त दिखाई। हम लोग भी यहाँ पे टीवी में देख रहे थे, दूरदर्शन पे, और हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि हमारी प्रधानमंत्री एक महाशक्ति को उसके मुंह पर ये बात कहकर आ रही है। अब क्योंकि अमेरिका के सिस्टम में डेमोक्रेसी बहुत सेंट्रल है, वहाँ पे जो बाइडेन ने की विदेश नीति का हिस्सा है, वो चाइना को कंटेन कर रहा है डेमोक्रेसी मार्फत। वो तीन बार वो डेमोक्रेसी समिट बुला चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। उस वक्त भी विरोध हुआ था इनको बुलाने का। वहां पे ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को बुलाने का भी विरोध हुआ था। तो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, और इसलिए अमेरिका जो है वो, मुझे लगता है कि अगर 75 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, अमेरिकन सिविल सोसाइटी जो है वो इतना विरोध कर रही, जो आपने दिखाया अभी, जो मेरी बातचीत हुई दीपक गुप्ता जी से, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स के को फाउंडर से, जो
जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क लिख रहा है, ये जिस फिल्म की यहाँ बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, आदिमानव, उसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया कि सिनेमा के जरिए मोदी साहब किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपना। अगर ये सब हो रहा है तो यकीन मानिए राजीव जी कि मोदी जी के प्रवास के दौरान सरकारी तबके से ह्यूमन राइट के मामले पे, भारत में लिंचिंग के मामले पे, भारत में सीए के मामले पे, भारत में माइनॉरिटीज और मणिपुर में 250 से ज़्यादा चर्च जलाए जाने के मामले पे, बुलडोजर के मामले पे अमेरिका में आधिकारिक स्तर से कोई ना कोई बात उठेगी और सार्वजनिक तौर पे उठेगी। ये मेरा मानना है, जो मैं डेवलपमेंट देख के जितना मैं समझता हूँ वो उस तरफ चीज़ें जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा मोदी साहब के लिए। राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होगा मोदी साहब के लिए। और मोदी साहब अभी 3 दिन तक वहाँ रहने वाले हैं, और न्यूयॉर्क से जब वाशिंगटन डीसी जाएंगे वहाँ उनकी मुलाकात होगी जो बाइडन से, और वहाँ वो राजकीय अतिथि के रूप में रहेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ न्यूयॉर्क में विरोध और वाशिंगटन डीसी में भी विरोध की तस्वीरें आप सबके बीच हम पहुँचा भी रहे हैं। लेकिन विरोध से हमको कोई खुशी नहीं है, हम भी बहुत दुखी हैं, उसी तरह से दुखी हैं जितने दुखी मोदी जी के समर्थक होंगे, मोदी जी के भक्तगण होंगे। हम दुखी इसलिए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध अमेरिका में क्यों हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री ने कोई गलती की है? यही समझने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो बैगेज जो अपने साथ लेके गए हैं उसमें क्या गलतियों का पिटारा है, जो पिटारा वहाँ खुलने के बाद धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और प्रधानमंत्री का वहाँ विरोध हो रहा है। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, दलित ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे सिविल सोसाइटीज़ के लोग आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों वहाँ की आम जनता बार बार कह रही है कि क्या चल रहा है आपके देश में? सवाल बहुत हैं, इन सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमने तो उस जमाने में, स्वामी जी शायद डिस्कनेक्ट हैं लेकिन आता हूँ, मीनू जी आपके पास आता हूँ। स्वामी जी जब तक आते हैं कनेक्ट होते हैं। मीनू जी, बहुत सारी तस्वीरें तैर रही हैं और उन तस्वीरों को दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मामला आता है इसलिए, लेकिन आप सबने देखा ही है। स्वामी जी आ गए, चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके बाद आते हैं मीनू जी आपके पास। स्वामी जी, किस रूप में आप देखते हैं इस विरोध को? क्या ये जो पिटारा है, जिसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करके जाते तो शायद ज़्यादा उनके लिए आज की तारीख में अमेरिका में जो 4 दिन बिताना, 4 नहीं 3 दिन बिताने हैं, वो 3 थोड़ा सा ठीक ठाक से बीत जाते। जैसे मणिपुर का मामला है, किसानों का मामला है, पहलवानों का मामला है, देश में जो विसंगतियां हैं वो हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्पसंख्यकों का मामला है, लिंचिंग का मामला, सब तो है जिस बारे में वहाँ बात कर रहे हैं लोग। आज की तारीख में कुछ भी छिपा नहीं है। आपको ये पानी वाले जहाज़ से, स्टीमर से या और उससे तो जाना है नहीं, आप इंटरनेट के ज़रिए पहुंच जाते हैं, आपकी खबरें पहुंच जाती हैं। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका में लोग बैठ के देख रहे होंगे, बहुत जो जानते हैं। तो उस हिसाब से भी समझना चाहता हूँ कि कहाँ गलती हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। के शर्मा स्पेस पे गए थे और इंदिरा जी ने उनसे था कि तुम्हें वहां से क्या दिखाई दे रहा है। राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। देखिए राजीव जी, विश्व का सबसे सुंदर देश भारत इसलिए है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेशी डेलीगेट्स आते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी का आते थे। बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है और इसका भविष्य उज्जवल है, ये ऐसा देश था। अटल बिहारी वाजपेयी यूएन प्रेसिडेंट आके कांग्रेस गवर्नमेंट भेजती थी पूरे विश्वास के साथ कि ये विपक्ष नेता जो है ये देश हित और राष्ट्र हित की बात करे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की कहते थे कि राजीव गांधी के आज में जिंदा हैं, इसलिए भारत था जिसकी ये परंपरा। मुझे देश लगते हैं वो सारे लोग कहते हैं
की विद्वेष नहीं करते। मुझे अमेरिका इसलिए अच्छा लगता है कि उन्होंने बराक हुसैन ओबामा को 2 बार राष्ट्रपति बनाया। बराक हुसैन ओबामा को, जो नीग्रो, जो ब्लैक थे। और मुझे यूके इसलिए अच्छा लगता है कि उन्होंने हमारे देश के एक हिंदू को प्रधानमंत्री बनाया। मेरे को अपना हिंदुस्तान आज की तारीख में, जो मेरा सबसे प्यारा हिंदुस्तान है, जिसको मैं भारत माता मानता हूं, इसलिए ये बात सच है कि हम मोदी जी की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ऊपर मेरे लिए भारत माता है। आज भारत माता का मस्तक झुक रहा है। अगर आज मेरी भारत माता शर्मसार हो रही है, अगर मोदी जी को रिसीव करने अमेरिका का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आ रहा है और वहां पे 15-15, 20-20 लोगों की टोलियों से मोदी करवा के ये किया जा रहा है, और जहां पे 75 सेनेटर्स उनके खिलाफ लिख रहे हैं, जहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कि आज तक 75 साल के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं भारत माता के ऊपर किसी को नहीं मानता। मेरे लिए कोई भी राजनीतिक प्रतिबद्धता इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आज मणिपुर के लोग रो रहे हैं, मेरे परिवार के लोग रो रहे हैं, और वहां पे एथनिक वायलेंस इतना ज्यादा हो गया है कि वहां के विधायकों से आप मिलना पसंद नहीं करते, और मनोज शुक्ला मुनातिश से आप 45 मिनट बात करते हैं, और वहां पे पूरे में मैं विश्व के उन देशों की इज्जत करता हूं जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में विश्वास करते हैं, जो धर्म और जाति को नहीं देखते हैं। लेकिन अगर मेरे देश का रिप्रेजेंटेटिव कपड़ों से किसी को पहचानता है, दाढ़ी और टीके से पहचानता है, धर्म और जाति से पहचानता है, तो मुझे शर्म आती है। और मुझे ये शर्म आती है क्योंकि ये वो भारतवर्ष है जिसका एक ऐतिहासिक परिवेश है, पूरा विश्व जिसकी इज्जत करता था। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की इज्जत इसलिए नहीं करते थे कि वो किसी धर्म और जाति के थे, इसलिए करते थे कि विश्व बंधुत्व और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की जो हमारी परंपरा थी, उस परंपरा का वो निर्वहन करते थे। अगर आप भारतवासियों को, अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप परिवार का अंग नहीं समझते, अगर आप साउथ के लोगों को अपने परिवार का अंग नहीं समझते, अगर अल्पसंख्यकों को अपने परिवार का आप अंग नहीं समझते, तो मुझे जो आइडिया ऑफ इंडिया है और भारत माता जिसके प्रति मेरा अपार स्नेह है, मुझे एक उसके बच्चे के रूप में शर्म आती है कि मैं इतना निरीह हो गया हूं, मैं इतना एक क्षमता विहीन हो गया हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं कि मैं अपने देश और अपनी भारत माता की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, और मेरे भारत माता और इस परिवार को बिल्कुल अंश अंश करके तोड़ा जा रहा है, धर्म और जाति के आधार पर तोड़ा जा रहा है। मेरा हृदय मणिपुर के उन बच्चों के लिए और जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये आग फैल रही है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, और अगर मैं आज जवान होता तो वहां जाके अपनी जान दे देता, लेकिन इस देश को तोड़ने वालों के खिलाफ संघर्ष करता। राजीव जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपकी भावनाएं और आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन ये बात देश पर शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास। मीनू जी, ये तमाम चीज़ें साथ साथ, जो बैगेज है साथ साथ चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में, और उसके बाद भी मोदी जी अगर यहाँ की बातें यहीं छोड़ के जाना चाहेंगे आज की तारीख में, अमेरिका गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, डील करके आइए, जो करना है करिए, लेकिन आपके साथ ये तमाम बातें भी तो चलेंगी। 75 अगर सांसद आपसे बात करने से, और अगर आप बात कर रहे हैं, यानी जो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथी सांसदों ने अगर चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप ये बातें भी रखिए, ह्यूमन राइट्स की बात ऊपर रखिए, और ये तमाम बातें अगर सामने आ रही हैं, तो किस मुंह से आप पहुंच रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं वहां आपका? और ये तमाम तस्वीरें कल के अखबार में छपेंगी, अमेरिका के अखबारों में छपेंगी, जब UNHO में अगर हेडक्वार्टर में अगर आप जिस वक्त योग कर रहे हैं, उसी वक्त आपका प्रोटेस्ट भी हो रहा है, अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। किस रूप में आप इसको देखती हैं मीनू जी? मैं तो बहुत दुखी हूँ।
जी राजीव जी, आवाज आ रही है मेरी राजीव जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, जो मोदी जी गए, ये वही मोदी जी हैं जिनको यूएस ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। आज वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उसकी वजह से उनको वहां आने जाने की सुविधा है, उसका मोदी जी खूब सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये भारत का प्रधानमंत्री इतना खलियार है कि खलियार बोले तो वेला है, खाली है बिल्कुल, कि वहां न्यूयॉर्क में बैठ के 2 घंटे योग कर रहा है। तो एक 101 अरब की आबादी का देश, जिसका कि एक स्टेट आग में जल रहा है, लिटरली वास्तव में शाब्दिक रूप से आग लगी हुई है मणिपुर स्टेट के अंदर। वहां उसके नेताओं, जो नेता वहां 10 दिन रह के दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए 10 मिनट 15 मिनट मांग रहे थे, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। वो नेता बैठा हुआ न्यूयॉर्क में 2 घंटे से वहां योग कर रहा है। उनके पास प्रधानमंत्री का केवल इतना ही फर्ज काम था वहां कि वो उसका बिगनिंग करा के, उसको शुरू करा के, एड्रेस करके और निकल जाते वहां से। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जो पूरी ब्रांडिंग चाहिए, तो वो वहां पे पूरी वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जहां पीछे उसमें वहां क्या उत्तराखंड के में जो हुआ अभी, जो वहां पे मुसलमानों को प्रदेश का जो वो इलाका था वो छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया, वो भागना पड़ा उनको वहां से। वो खबरें सारी अमेरिकन मीडिया में छपी हुई है। मणिपुर में जो हो रहा है वो अमेरिकन मीडिया में छप रहा है। पहलवानों के साथ जो हुआ है, महिला पहलवानों के साथ जो किया इन्होंने, वो वहां छप रहा है। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, वहां गांधी जी की प्रतिमा को नमन कर रहे हैं न्यूयॉर्क में अपने योगा का सेशन शुरू करने से पहले। पता नहीं आत्मा भी कैसे गवाही दे देती है, कैसे गवाही दे देता है इनका कि इतना सारा बोझ है इनके ऊपर। इतने लोग वहां मणिपुर के नेताओं को रोता कलपता छोड़ के एक स्टेट को चले गए, वो घूमने के लिए चले गए। मैं तो यही कहूंगी। और जो उत्तराखंड में हुआ उसके ऊपर एक शब्द नहीं। महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ वाले देश से आ रहे हैं ये प्रधानमंत्री, और वहां बैठ के वो ये योगा के सेशन कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। एक और खबर मैं पढ़ रही थी कि G20 के नेताओं को कह रहे हैं कि आप 2024 में हमारे जो जनरल इलेक्शन है वो देखने आइए, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी उसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बता रहे हैं। दुनिया देखेगी अगर आएगी, अगर G20 के लोग वहां यहाँ आ गए तो वो यहाँ देखेगी कि किस तरीके से शमशान कब्रिस्तान के भाषण दिए जा रहे हैं, किस तरह से खुलेआम मुसलमानों को चिन्हित करने की बातें बताई जा रही हैं कि ड्रेस से पहचाने जाते हैं लोग, और किस तरह से जात और धर्म का खुला नंगा खेल होगा इस देश के अंदर 2024 के इलेक्शन में। इस 2024 के जो इलेक्शन है वो सांप्रदायिकता से लबरेज होंगे। इतना नफरत का माहौल इस देश के अंदर होगा, उसको बुलाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं मोदी जी। तो ये अब देश के लिए ये शर्मसार होने की बात है या गर्व की बात है, ये पता नहीं, मोदी जी ही तय करेंगे। हम तो जो देख रहे हैं आज के टाइम में, उससे हम तो शर्मसार हैं कि जो भी हो रहा है। और इस शर्म के साथ चले कैसे गए, इससे पता चलता है कि उनके ऊपर, जिसको कहते हैं ना थिक स्किन, बहुत मोटी खाल है। मतलब उनके ऊपर किसी तरह की शर्मिंदगी का, किसी तरह के गिल्ट का कोई उनके चेहरे पे या उनके हाव भाव में या किसी तरह का वो झलकता नहीं है। और ऊपर से मजाक उड़वाते। आप देखिए दूरदर्शन क्या खबर दिखा रहा है कि भाई एक ग्रुप है एनआरआईज का और वो व्हाइट हाउस के सामने सेलिब्रेट कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है। उसका फैक्ट चेक आया, उसमें पता चला कि गुजरात से कुछ लोग पैकेज टूर वाले लोग वो गए हुए थे, वो व्हाइट हाउस के सामने पहुंचे पैकेज टूर में, और वहां वो नाच रहे हैं म्यूजिक लगा के। वहां भी अपना फुहड़पन दिखा रहे हैं, इतना भयंकर लाउड म्यूजिक चला के। और उसमें जो टूर का जो गाइड है, पैकेज टूर का, वो भी नाच रहा है। उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, उसके हाथ में लोगों का फ्लैग है जो रहता है पैकेज टूर वाले गाइड के हाथ में। उससे पहचान हुई कि ये तो लोकल नहीं, ये तो एक पैकेज टूर वीना वर्ल्ड ट्रैवल कुछ ऐसा कोई वो है पैकेज टूर। तो एक और दूरदर्शन इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहा है, झूठी खबर। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी ये खबर प्रसारित करने की कि वहां लोग नाच रहे हैं इंडियंस, कि उसमें चाहे झूठा ही खबर चलानी पड़े। मतलब अगर ये नौबत आ गई कि दूरदर्शन फेक न्यूज चला रहा है, तो मतलब किस चीज के ऊपर विश्वास करेंगे आप?
किसके, इसीलिए आज आप जैसे जो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब डिजिटल चैनल्स हैं उनकी महत्व बढ़ जाती है। आज हम दूसरे साइड का, आप जैसे आपकी बात हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई ऐसे 75 सेनेटर्स ने ये विरोध पत्र दिया है, या वहां शहरों में जगह जगह विरोध हो रहा है मोदी जी का। आप न्यूज चैनल्स पे देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टीवी पे कहीं दिखाया जा रहा हो या कहीं बताया भी जा रहा हो, और बताएंगे भी नहीं क्योंकि उससे मोदी जी की छवि खराब होती है। तो ये आपके ही चैनल है, आप जैसे ही चैनल्स हैं जो कि इस जनता को इस तरफ की सच्चाई भी दिखा रहे हैं। और जो जेट इंजन की बात हो रही है कि उनका प्रोडक्शन की, उसमें बताया जा रहा है कि पार्शियली ट्रांसफर होगी वो टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर कर देंगे, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के इश्यूज होते हैं बहुत सारे, बिल्कुल, लेकिन चल रहा है क्योंकि देखिए इतनी बारीकी में जनता जाती नहीं है, ना इतना इंटरेस्ट रखती है। तो वो जो इनका जो आईटी सेल है उसको झूठ उड़ाने का मौका मिल जाता है कि ये हो गया और मोदी जी ने ये कर दिया और वो कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना खलियर प्रधानमंत्री जो 2 घंटे बैठ के योगा करे विदेश की धरती पे, उसे और काम नहीं वैसे बताया जा रहा है कि बिल्कुल पैक्ड टूर है कि इतना ज्यादा व्यस्तता है। अब मोदी जी जो है कि उनकी तो महिमा ही अपरंपार है, लेकिन ठीक है जी राजीव जी। जी, मोदी जी की महिमा अपरंपार है। मोदी जी हैं अभी विदेश में, अमेरिका में, और वहाँ योग कर रहे हैं। जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो योग का कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में, और आज इंटरनेशनल योगा डे है। और अभी वहाँ सुबह का वक्त है, न्यूयॉर्क में लगभग अभी 9, साढ़े 9, 10 बजे का वक्त होगा। और न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, इसलिए भी वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पहुँचे हैं। और कल उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति से होगी। और कल से जो शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जो हैं उनका पीछा करेंगे, बहुत सारे सवाल। जो बाइडेन किन सवालों का कितना को मोदी के सामने किस ढंग से रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बंद कमरे में कितनी बातें बाहर आती हैं वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अब तो बात ऐसी है कि अब प्रधानमंत्री के साथ कोई पत्रकारों की टोली भी नहीं जाती, तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें गुप्त रहती हैं। लेकिन फिर भी क्या पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे मोदी जी? क्या उन सवालों का जवाब देंगे जो लोग वहाँ बोल रहे हैं कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी चुप्पी आखिर क्यों है? अल्पसंख्यकों के ऊपर यहाँ हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर हिंदू क्यों खतरे में हैं आज की तारीख में? ये भी पूछा जाएगा। और ये आप ही कहते थे, आपकी पार्टी कहती थी, लेकिन अब तो हिंदुओं से ही हिंदू खतरे में हैं, ये बात भी है। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए क्यों? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोच रखा है कि ये सब हमारे देश का प्रॉब्लम है और हम चले व्यापार करने? तो व्यापार भी अगर करने जा रहे हैं तो आपको इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका आकलन भी तो करना चाहिए। आना चाहता हूँ प्रमोद अग्रवाल जी आपसे, आपके पास आपका नज़रिया समझना चाहता हूँ इस पूरे ट्रिप पे। अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, भारत के लिहाज से भी, अमेरिका के लिहाज से भी। लेकिन उसके साथ साथ आप व्यापार भी करेंगे तो वहाँ इंसान इंसान से ही मिलेगा। एआई का अभी उस मोड में हम नहीं आ गए हैं कि इंसानों को किनारे रखिए और आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के तहत, इंटेलिजेंस के तहत आप पूरा का पूरा जो है व्यापार भी कर लें और देश भी चला लें। अभी दुनिया उस दिशा में जब पहुँचे तो पहुँचे, अभी नहीं पहुँची है। कैसे देखा जाए इस दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात को और उसमें प्रधानमंत्री के बैगेज को? 6 महाद्वीप, 59 यात्राएं और 64 देश इस महान आत्मा ने घूम लिया। क्या मिला है देश को अब तक? विदेश नीति वहीं की वहीं ठहरी हुई है। मोदी जी जितनी बार भी अमेरिका गए हैं, अभी तक उनकी सरकार या उनकी पार्टी सिवाय इवेंट्स दिखाने के और कुछ नहीं कर पाई है। कोई भी एक ऐसा मामला बता दे सरकार कि उसने
बायलैटरल रिलेशन के लिए भारत का फायदा करने वाली कोई डील की हो। हम जब भी जाते हैं एक ऐसे व्यापारी की शक्ल में जाते हैं जो हमेशा खरीदार होता है, उनकी शर्तों पर खरीदता है और वो जो चाहते हैं वो खरीदता है। कभी हम ऐसी शक्ल में नहीं गए कि हम वहां कुछ ऐसा बेच कर आए जो उनकी जरूरत हो और वो हम अपने दामों पर बेचें। हम तो अपना जो श्रम बेचते हैं वहां हमारे लोग, उनके वीसास भी नहीं बचा पाते हैं, उन्हें वीसा नहीं दिलवा पाते हैं, उनकी पढ़ाई का इंतजाम नहीं करवा पाते हैं। अपनी शर्तों पे तो बात करने की बात ही नहीं होती। अब आता हूं मुद्दे पर। भारत का बजट सत्र हुआ था जिसे पहली बार भारत सरकार में बैठे लोगों ने चलने नहीं दिया। संसद में ऐसा पहली बार हुआ था कि सत्तारूढ़ पार्टी सत्र को चलने से रोक रही थी और उसका कारण था हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट जो अडानी जी पर उन्होंने प्रकाशित की थी। सारी दुनिया जान चुकी है कि इस व्यापारी के साथ आप कई देशों में जा चुके हैं, कई देशों से उनके लिए आप अनुबंधों की बात भी कर चुके हैं। जिस रिपोर्ट पर आप संसद में नहीं बोले, जिस रिपोर्ट पर आप जेपीसी का गठन नहीं कर सके, कम से कम उस हिडनबर्ग को अमेरिका में जाकर ये जवाब दे दें कि जो उसने बोला था मेरे मित्र के लिए वो सही था या गलत था। कम से कम ये स्पष्ट तो करें कि देश का एक सबसे बड़ा उद्योगपति, ईमानदार उद्योगपति है, ये स्थापित करके तो आए अमेरिका में। देश की तो बात छोड़ दीजिए, देश की तो बात करते ही नहीं है। किस बात पर देश की बात करेंगे? पहलवानों के लिए आपके मुंह में दही जमा हुआ है। मणिपुर एक ऐसा मामला है जिसमें उनकी सरकार का मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसमें विदेशी हाथ हो सकता है। बात सिर्फ हमारे गृह युद्ध या राज्य के युद्ध की नहीं है, बात सिर्फ हिंदू से हिंदू के लड़ने की नहीं है। उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि बर्मा से सहायता मिल रही है, तो बर्मा को सहायता कौन कर रहा है? जो भारत के विरुद्ध वो हमारे ये षड्यंत्र कर रहा है। बर्मा के बाजू में चीन लगा हुआ है, हमारा सारा पड़ोसी हमारा विरोधी है। यह पहली बार हुआ है कि बर्मा, नेपाल, भूटान जैसे देश हमारा विरोध कर रहे हैं। आज तक सिर्फ एक विरोधी हुआ करता था, वो विरोधी आज भी कायम है, लेकिन उसने एक बहुत बड़े विरोधी के साथ हमारे खिलाफ संधि कर ली, हम उसको रोक नहीं पाए। अब बर्मा जैसा देश अगर हमारे मणिपुर में हथियार सप्लाई कर रहा है, यदि हमारे मणिपुर में उसकी वजह से आतंक फैल रहा है, यदि मणिपुर में हिंदू से लड़ रहा है, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी तो भारत सरकार के ऊपर है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसमें विदेशी हाथ हो सकता है। मतलब ये मामला अब सिर्फ एक राज्य का नहीं है, दो देशों का मामला हो गया है। फिर भी अमित शाह जी पूरे देश में उन राज्यों में जा जाकर रैलियां करना शुरू कर चुके हैं जहां चुनाव होने हैं, और हमारा राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका गया है जहां पर ह्यूमन राइट्स के और लोकतंत्र के मानने वाले लोग जो सवाल कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के सवाल कर रहे हैं, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं समझता है। सिर्फ ऑटोग्राफ, ढमाढम ढोल पीटना, मोदी मोदी के नारे लगवाना, ये सारी बातों से देश में जो उनके लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता कि हमको आपने दिया क्या, मिलवाया क्या हमें। अमेरिका मंदी से गुजर रहा है, बुरी हालत है उद्योगों की, उसके पास अपने इकोनॉमिक चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसको ऐसे आदमी चाहिए जो उसका माल खरीदें, और उसी इरादे से उसने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा पर बुला लिया कि आपसे हम कुछ सौदे कर लेते हैं, कुछ हमारा माल खरीद लीजिए ताकि हमारे यहाँ नौकरी भी बचे और पैसा भी बचे। जी। चीन उसका व्यापारिक दुश्मन है और हमारा सामरिक दुश्मन है। अब उसको बीच में रख करके हमें सामरिक सहायता देने के नाम पर जितना भी सामान वो अपनी दरों पर बेचेंगे, मोदी जी उसे ले आएंगे और बताएंगे कि वहां का राष्ट्रपति
जो ओबामा था उससे तो मैं तू तड़ाक करता था, ट्रंप से तो मेरी ऐसी दोस्ती थी जिसके लिए मैं वोट मांगता था, और अब देखिए ये जो विरोध करता था मेरा बाइडन, वो भी सीधा हो गया है। हम वास्तव में विश्वगुरु हो गए हैं। यही देश देखना चाहता है, यही देख रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां के लोग जो लोकतंत्र को जानते हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो क्यों हमारे उन मानवों के हनन का विरोध कर रहे हैं जो बालासोर में मरे 10 दिन हो गए हैं लेकिन उनकी लाशें पहचानी नहीं जा सक रही हैं। ये देश है हमारा जहां पर 54 लोगों की लाशें आज भी ऐसी पड़ी हैं जिनको पहचानने वाला नहीं मिल रहा। एक ट्रेन में 2000 लोग सफर करते हैं, हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर वो अगर ट्रेन यात्रा के दौरान मर जाए तो हम उसके घर तक उसको नहीं पहुंचा सकते। बहुत अफसोस की बात है कि ह्यूमन राइट्स में पता नहीं हमारा इंडेक्स में 160 157वां नंबर है। हमें तो सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारे मरे हुए लोगों को जिन्होंने टिकट कराकर यात्रा शुरू करी थी उनकी पहचान स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो जो वायलेंस में मर रहे होंगे, जो मणिपुर में जल रहे होंगे, उनकी पहचान हम क्या स्थापित कर पाएंगे। बहुत अफसोस की बात है कि देश जल रहा है और हमारा राष्ट्राध्यक्ष 2-2 घंटे योग कर रहा है। बहुत चुटकुले सी बात है कि हम जब विदेशी हमारे यहाँ आता है तो हम उसे गंगा आरती दिखाते हैं, और जब हम विदेश जाते हैं तो हम वहां 2-2 घंटे योग करते हैं। मतलब हमारे पास इतना टाइम है इवेंट करने के लिए कि हमें अपने सामरिक और आर्थिक महत्व की बातों के लिए समय ही नहीं। इसी में हम पूरा अपना दौरा खत्म कर लेते हैं और आकर जय श्री राम बताते हैं और हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हो गए। राजीव जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर इन 3 दिनों में इस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कुछ ला पाया तो ये बहुत गौरव का विषय होगा। अन्यथा वहां से वो अगर ट्रंप के लिए वोट मांग सकते हैं तो अभी 2024 बहुत दूर नहीं है, वो वहां से अब अपने लिए भी वोट मांग सकते हैं, यह निश्चित है। जी देखिए, 2024 में अमेरिका में भी इलेक्शन है और इधर इंडिया में तो इलेक्शन है ही, और इलेक्शन की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे अमेरिका में। और इस बार शायद वहाँ उम्मीद ये की जाएगी कि अब की बार मोदी सरकार, जहाँ वहाँ ट्रंप सरकार उन्होंने कहा था शायद उधर से ये कह दिया जाए तो 2024 का जो बेरा है वो पार हो जाए। लेकिन खैर 2024 में क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करके और फिर आगे की यात्रा शुरू करने वाले हैं। योग करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन योग करने के लिए आप अमेरिका जा रहे हैं, और जैसा प्रमोद अग्रवाल जी और मीनू जैन जी कह भी रही थी, मीनू जैन जी भी कह रही थी कि आपके पास इतना समय है, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी सारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस पर आप बात नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा यहाँ दुख का कारण है, और यही समझने की ज़रूरत यहाँ भी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री पहली दफ़ा 4 बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये चौथा ट्रिप है अमेरिका का, और प्रधानमंत्री के बनने के बाद की बात है। और अमेरिका तभी जा भी पाए क्योंकि उससे पहले उनको अमेरिका वीज़ा नहीं देता था। उनके साथ एक बैगेज वो भी है 2002 वाला भी है, जिसके बारे में भी चुप्पी है, खामोशी है, लेकिन साथ साथ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी है जिसको दिखाया जाएगा, वो भी है, वो भी पीछा, तो बहुत सारी चीज़ें पीछा कर रही हैं। लेकिन पीएम कब तक भागते रहेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत दुखी मन से चर्चा कर रहे हैं, सच बता रहा हूं। इसमें कोई खुशी नहीं हो रही है कि हाँ वहाँ पर नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, लेकिन ये बात यहाँ इसका विश्लेषण ज़रूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका में विरोध हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ साथ धोखे लेके गए हैं, और क्या वो नहीं जानते थे कि वहाँ जाएंगे तो ऐसे सवालों, और पहले से 17 सिविल सोसाइटी के लोगों ने अगर जब खुला खत लिख करके आगाह किया था तब उनको समझ में नहीं आया कि मणिपुर के बारे में कुछ कह दिया जाए, बोल दिया जाए, चुप्पी फिर भी लगाए रहे। या वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं अब तो हम विश्वगुरु बन गए हैं और जो चाहेंगे, जो बाइडन को जो चाहूँगा वही करेंगे।
इधर पुतिन को जो कहूंगा वही करेंगे, उधर शी जिनपिंग को जो कहूंगा वो वही करेंगे, मतलब सब आपके सामने नतमस्तक हो गए हैं, ऐसा मान लिया जाए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हम नंबर 1 हो गए, ये मान लें, इंडिया नंबर 1, बहुत खुशी होगी। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अगर आप ये मानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर में 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है तो फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता है। और देश की हालत ये है कि वो यही बात कई बार कह चुके हैं और कोई उनको समझाने की स्थिति में नहीं है कि ये उदाहरण आपका उपयुक्त नहीं है और 2ab एक्स्ट्रा तो कतई नहीं आता है। तो ये बहुत बुनियादी सी बात है और एक उदाहरण वो गलत दे रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। और कोई बता देता और वो किसी की सुन लेते और ये उदाहरण बार बार नहीं देते तो मैं समझता कि हाँ, उनको कोई देख रहा है, उनके काम को कोई देख रहा है और वो सुनते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत आप भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि मोदी जी कुछ गलत नहीं करते, मोदी जी को कोई बताता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं और मोदी जी मानते नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कोई कमी है उनमें। और दूसरी बात ये है कि इनको बाय डिजाइन वैसा बनाया गया है और ये 1-2 साल का काम नहीं है। पूरा गुजरात का चीफ मिनिस्टर सिर्फ इसका एग्जाम्पल है कि उनको एक एक्स्ट्रा कर दिया गया और वो सुपरमैन की तरह उनको बना दिया गया और उसके जो तरीके थे अपना गुजरात और गोधरा वगैरह वगैरह सब कुछ, और जिसको उन्होंने कायदे से डिफेंड किया जहां कर पाए और जहां नहीं कर पाए, कोर्ट से डिफेंड कर दिया, जीत गए। और करण थापा जैसे इंटरव्यू में नहीं जीत पाते हैं, बाकी मीडिया वो अपना स्पेशल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं वगैरह। तो ये उनका डिजाइन है, वर्किंग है। और बीजेपी या संघ परिवार पूरा कहिए, आरएसएस ने उनको इसी तरह से डेवलप किया है, तो वो उनका बेस्ट बेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस को जो सबसे अच्छा आदमी मिला उसको उन्होंने इसके लिए ग्रूम किया और ग्रूम होकर वो यहां तक पहुंचे हैं। तो आप 2000 का गुजरात देखिए और गुजरात में जो भी हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे एज चीफ मिनिस्टर। जिम्मेदार क्या थे? उन्होंने सब होने दिया। बेसिक बात तो यही है कि उन्होंने सब होने दिया और इसलिए मोदी इज द बेस्ट। और इसके बाद आरएसएस ने उनकी इसी खासियत पर कि वो क्या बोलते हैं, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने का मौका देते हैं और या जो जिसको मारा जाना चाहिए उसके साथ न्याय हो जाता है, जो गुजरात में जबरदस्ती हुआ और यूपी में अब लगभग जायज हो चुका है, बुलडोजर वाला न्याय कि जिससे आप नाराज हो उसको पीट दो, हम लोग उसको लिंचिंग कहते हैं वगैरह वगैरह। तो बाकायदा उसको विधिवत इंप्लीमेंट कर दिया गया गुजरात के केस में कि मोदी जी ने गुजरात में ऐसा किया या गुजरात में ऐसा शासन दिया, इसलिए वो मोदी जी अच्छे हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए। हम सब लोग देख रहे हैं और भले हम लोगों ने वोट नहीं दिया हो या हम में से किसी ने दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन वो इसीलिए वोट पाए और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात को उन्होंने एक खास ढंग से चलाया था और उसमें ये सक्सेसफुल रहे कि इस बात का गवाह होते हुए भी कि लोगों को गुस्सा निकाल देने दो। सेंट्रल फोर्सेस जो दिल्ली से गया था वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, उसको काम नहीं दिया गया और उसके बावजूद लोगों को कोई शिकायत नहीं है और मोदी जी पसंद किए जाते हैं। तो ऐसी हालत में अगर उनको इन्हीं कामों के लिए पसंद किया गया है तो नेचुरली वो अपना ठीक चल रहे हैं और उनके पास इसको डिफेंड करने का अपना तरीका है, जैसे वो गाहे बगाहे इमरजेंसी को याद कर लेते हैं। अभी की हालत इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी से बहुत बुरी है और इमरजेंसी तो कुछ था ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब इमरजेंसी से बहुत खराब हालत को वो डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड क्या कर रहे हैं? मतलब उसको इमरजेंसी जो हालात है उसकी शिकायत तो भारत में तो होती ही नहीं है, विदेश में हो रही है और उसको वो डिफेंड करने के लिए इमरजेंसी की बात करते हैं और कहते हैं कि उस समय में लोगों को बंद कर दिया गया। अभी स्टेन स्वामी जैसे लोगों को जेल में मर जाना पड़ा और जो ये 80% विकलांग हैं वो जेल में रहते हैं वगैरह वगैरह और इस तरह के तमाम मामले हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के जेल में हैं जिनका कोई अपराध का इतिहास नहीं है वगैरह वगैरह। तो अभी की स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन मोदी जी इमरजेंसी की आड़ में उसको डिफेंड कर ले रहे हैं। तो उनके पास अपने शस्त्र हैं जिससे वो चला रहे हैं। तो अमेरिका में जाके भी हो सकता है वो अपने शस्त्र से डिफेंड कर लेंगे और उनका सब काम चलता रहेगा। जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर जल रहा है ये पुरानी बात है, लेकिन मणिपुर में खास बात आप नोट कीजिए कि मणिपुर में जो हो रहा है उसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल रहा है, वो भी फिर उसका क्रेडिट मोदी जी ही ले रहे हैं।
गुजरात में जब हुआ था तो चीफ मिनिस्टर ने संजय जी जरा रोकना चाहूंगा आपको हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ गए हैं सलीम रिजवी साहब, जरा उनके पास जल्दी से आते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले योग करते हुए नजर आ रहे थे। रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आज तो बिल्कुल न्यूयॉर्क शहर चारों तरफ शायद मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा होगा, आप बेहतर बताएंगे। हिंदुस्तान में ऐसा ही बताया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा हूं, आपसे बेहतर और कौन बता सकता है कि न्यूयॉर्क में चल क्या रहा है। जरा विस्तार से जरा बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। और आपके पीछे भी मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वो जत्था है क्या जो मोदी मोदी के नारे लेकर के लगाता हुआ दिखाई दे, लेकिन आपने क्या कुछ देखा, जरा विस्तार से बताइए। और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा विरोध हो रहा है न्यूयॉर्क में? शुक्रिया राजीव जी, सॉरी मैं थोड़ी सी देर में ज्वाइन कर पाया। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले तक बड़ा जोश था और बड़ी शोर और गलाबा था। उसमें एक तो गिरोह था कि जो वो मोदी मोदी के नारे लगाते हुए पोस्टर्स पकड़े थे, बैनर पकड़े थे और खासे जोशीले अंदाज में, और सब वो अपना झंडा अमेरिका का और इंडिया का छोटे छोटे पकड़े हुए थे और उन्हीं के साथ बिल्कुल सेपरेट कर दिया था पुलिस जो है यहाँ। और ये पूरा इलाका है यूएन के बिल्कुल सामने, तो ये प्रोटेस्ट की जगह ही होती है यूजुअली जब करते हैं प्रोटेस्ट लोग। तो उसी के बगल में सेपरेट एक सेपरेशन किया हुआ था, वहां पर प्रोटेस्टर्स मौजूद थे जो कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर जिन्होंने कॉल दी थी प्रोटेस्ट की, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, दलित ऑर्गेनाइजेशंस और भी बहुत सी सिविल सोसाइटी की और सारी ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो सब भी जाहिर है कि पास ही खड़े हुए, तो नारेबाजी हो रही थी और उन्होंने भी बैनर्स पकड़े थे और लिखा था कि भाई यहाँ स्टॉप फाशिज्म वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो ये माहौल है यहाँ पर, अभी खत्म हुआ है इसलिए आपको सन्नाटा दिख रहा है। अभी कुछ लोग रैप कर रहे हैं, अपना झंडा उंडा लपेट के निकल रहे हैं सब। तो यहाँ पर तो ये माहौल था। बाहर जाहिर अंदर आपने देखा कि वहाँ योग किया मोदी जी ने और बताया कि भाई रूट्स जो है वो योग की भारत में है और जो परंपराएं हैं ये उसका पार्ट है, वहाँ का सांस्कृतिक परंपरा का पार्ट है योग, और इसमें फ्री है और कॉपीराइट नहीं है वगैरह वगैरह। 135 नेशनैलिटीज के लोग वहां थे, नागरिक 135 देशों के, और वो एक बड़ा अच्छा सा माहौल जाहिर है कि वो पूरा मोदी जी ने पूरा उसका क्रेडिट लिया। कहा 9 साल पहले मैंने यहीं पे प्रस्ताव दिया था और वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया गया। और तो इस तरह की, तो ये एक पब्लिक पहली कह लें आप रैली उनकी एक हो गई इस तरह। लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि कल भी इन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की राजीव जी। यहाँ पर जो पहुंचे हैं दोपहर में 20 जून को लोकल स्थानीय समय अनुसार, तो यहाँ उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़ा लग रहा था कि भाई पहले से सेट किया हुआ ये सारी चीजें, और वो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल राहुल गांधी का मैंने चूंकि कवर देखता रहा हूं, फॉलो करता रहा, कवर किया, तो लग रहा था वो एक एक मीटिंग का जवाब दे रहे थे। तो ऐसा कुछ लग रहा था कि वो मिल रहे हैं साहब। वहां पे उन्होंने थिंकर्स से मुलाकात की, तो इन्होंने भी ये 6-7 थिंकर्स बैठाए और कहा साहब हाँ ये थिंकर्स से मुलाकात कर रहे हैं। एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फोटो जारी करते रहे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। उसके बाद फिर साहब वहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे वो, तो लगा कि साहब कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के वहीं पे जो एक चांसलर हैं प्रदीप खोसला साहब, तो मुलाकात की उन्होंने, तो ये उसका जवाब लगा। ये जो ऐसे मैंने देख रहा था कि मैं उसको कनेक्ट कर रहा था, तो मुझे यही पिक्चर लग रही थी। और फिर साहब कुछ थिंकर्स के अलावा कुछ जो टेक्नीशियन, वो हाई टेक वाले जो टेक्नोलॉजी के लोग, अब वो समझ में आया कि अच्छा राहुल गांधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो पूरी एक टेक्नोलॉजी के ग्रुप से मिले थे। तो उन्होंने यहाँ जाहिर है कि लोगों से मिले और स्पेस वालों से मिले, और उन्होंने कहा कि भाई आप आए, इंडिया में मेक इन इंडिया हो रहा है पूरा कार्यक्रम, और आके अपनी फैक्ट्री लगाएं, कंपनी लगाएं, जो भी है यहाँ काम करें जाके, बहुत अच्छा माहौल है। तो सबने कहा हाँ भाई बहुत, और उसमें सबसे अहम तो एलॉन मस्क साहब थे। अब टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है, उसको जाहिर है उन्होंने बड़े खुशी उठाए, उन्होंने कहा हाँ साहब मोदी जी का तो मैं फैन हूँ और उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, और उन्होंने कहा वक्त लगेगा मैं टेस्ला वहां पे सेटअप करूंगा, जितनी जल्दी हो सका ह्यूमनली पॉसिबल मैं करूंगा। तो ये सारा माहौल रहा है। तो ये अगर मैं ऐसे ही कंपैरिजन कर रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत ही फनी सी फीलिंग आ रही थी कि ये क्या पूरा 2024 का चुनाव का कैंपेनिंग का जवाब हो रहा है, क्या क्या है ये, तो इस तरह की फीलिंग आई। आपने कैसे देखा मुझे नहीं मालूम। जी
बिल्कुल बिल्कुल रिजवी साहब, एक बहुत कॉम्परेटिव आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार बात आप रख रहे हैं कि राहुल गांधी को काउंटर करने की कोशिश कल से हो रही है। और राहुल गांधी ने, और यही सवाल लेके आना भी चाहता था आपके पास, कि राहुल गांधी जो पहले जा करके और वहां 10 दिन रह करके अमेरिका में, क्या आपको लगता है कि अब ट्रक की सवारी भी करने वाले हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि उन्होंने ये भी की थी। जी नहीं, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कोई ऐसी ट्रक की सवारी कोई अभी प्लान में तो नहीं है उनके शेड्यूल में। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो अलग उनके कंसिडरेशंस होते हैं और सिक्योरिटी के भी मामलात होते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं पहले से बता दिया जाता है ऐसे मामलों में तो। लेकिन ये जरूर है कि जैसे राहुल गांधी की अगर बात करें, और ये कंपैरिजन की बात होगी चूंकि ये एक इलेक्शन ईयर है, 2024 सबके जहन में है, और वहां पर जो भी हालात हैं, यहाँ पर पूरा मोदी जी के लिए माना जाता है कि वो पूरे जहन से चलते हैं कि भाई इलेक्शन में क्या सही रहेगा, क्या ऑप्टिक सही रहेंगी, वीडियो कैसा बनेगा कैंपेन में, ये सब वीडियो यूज होंगे सोशल मीडिया वगैरह, तो वो यही बना के पूरा जहन लगता है चलते हैं। और जाहिर है कि प्रूवन है ये, आप देखें तो वो लगता है परपेचुअली वो कैंपेनिंग मोड में रहते हैं, पूरे साल कहीं ना कहीं कैंपेनिंग। तो वो यही यहाँ पर भी वो लग रहा है एक पूरा कैंपेनिंग का मोड चल रहा है। अब राहुल गांधी साहब गए नेशनल प्रेस क्लब, तो अब नेशनल प्रेस क्लब क्या मोदी जी फॉलो करते हुए जाएंगे? चले, उनको तो न्योता मिला था, वॉशिंगटन पोस्ट एडिटोरियल बोर्ड से न्योता मिला था राहुल गांधी को, न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल बोर्ड से न्योता मिला था, फिर नेशनल प्रेस क्लब न्योता मिला था, गए और उन्होंने वहां कई लोगों से मेरी बात हुई जो इस तरह के थिंक टैंक्स में भी थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ, उन्होंने जो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके साथ जो मुलाकातें की, तो ये बताया लोगों ने कि वो ये नहीं कि संवाद कर रहे हो एक तरफा। उन्होंने कहा कि भाई वो चुप बैठे थे और उन्होंने कहा आप लोग सवाल पूछें, और जो सवाल किया जाता था वो उसका भरपूर अंदाज में जवाब देते थे। और वहां के लोगों का कहना था कि भाई लोग बड़ा इम्प्रेस हुए, बड़ा खुश हुए कि इस शख्स ने तो बहुत ही सही अंदाज में खुल के बातें की। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट एडिटोरियल बोर्ड में उन्होंने कहा आप इसको जो है प्राइवेट रखिएगा, ये इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखें तो खुल के बातें होंगी। तो इस तरह की भी बात, तो वो सब चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है हिस्ट्री नहीं रही है, उन्होंने नहीं की है, अभी शेड्यूल में भी नहीं है, बल्कि व्हाइट हाउस से पूछा गया जॉन किर्बी साहब से कि क्या आप इस तरह का कुछ देखते हैं, प्रोग्राम है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये दो डेमोक्रेसीज की बात हो रही है यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो इस मामले में कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे और कोशिश जारी है, ये उनका कहना था कि कोशिश जारी है। इससे पहले ये होता रहा है कि वो साफ मना कर दिया जाता है रिपोर्टर्स को कि नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं लेंगे और हम लोग बस आएंगे, दोनों खड़े होंगे, बातें करेंगे। जानना चाहूंगा, थोड़ा रोकना चाहूंगा एक सवाल कि इंडियन डायस्पोरा से राहुल गांधी भी मिल के आए और अभी ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, मिलेंगे ही, अभी उनका कार्यक्रम भी है। तो ऐसे में अब क्या चेंज दिखता है आपको? जो विरोध हो रहा है, विरोध करने वाले कौन लोग हैं, और राहुल गांधी के पहले और राहुल गांधी के पहुंचने पे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पे, चूंकि आपका एक लंबा वक्त गुजरा है, 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका आप जब यूएस में हैं, तो क्या कुछ चेंज देख रहे हैं पिछले 20-25 दिनों में? जी, जैसे मैंने राहुल गांधी साहब की जो वो पूरा टूर था उस जमाने में भी मैंने कहा था ये कि भाई इससे पहले भी आते रहे हैं नेतागण और राहुल गांधी खुद आते रहे हैं, तो जाहिर है कि उसमें ये जमीन आसमान का फर्क था। जो उनको रिस्पांस इस बार मिला है वो पहले नहीं होता था खुद उनके लिए, और इससे पहले जो भी और नेता आते थे तो इस तरह का नहीं होता था, जैसा कि मेगा इवेंट्स आप मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो या हाउडी मोदी हो या और जगह पे जो इन्होंने बड़े बड़े मेगा शोज थे मोदी जी ने किए थे, तो वो सारी चीजें वो एक तरफ थी। तो उसी 2014 से बेंचमार्क अगर बनाएं तो उसके बाद भी सिवाय मोदी जी के कोई ऐसा अट्रैक्ट नहीं करता था। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी आए हैं तो एक अलग ही माहौल था और उनके लिए रिस्पांस इस कदर अच्छा था जो कि काबिल यकीन नहीं था, इस हद तक कि भाई पहले तो आते थे तो कुछ भी इवेंट तक छोटे मोटे हो जाते थे ऐसे। अब इस वक्त ये था कि भाई उनके इवेंट्स में लोग ऐसे, मेरी बात हुई कई लोगों से जो कि वो कहते थे कि भाई हमने तो मोदी जी को सपोर्ट किया था 2014 में और अब जो है वो हमने 2019 के बाद से हमने कहा नहीं भाई ये तो सही नहीं है, और अब वो बाकायदा पट्टा लगाए हुए जो स्कार्फ होता है, राहुल गांधी की फोटो लगी और खुशी खुशी पूरी फैमिली के साथ आए और जा रहे हैं। तो ये माहौल था, एक दो नहीं, मुझे कम से कम 5 लोगों से तो मैंने इस तरह बात की वहां।
तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शिफ्ट दिख रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात की तो जाहिर है यहाँ पे जो बड़े एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की हो या उसमें हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स बहुत लीडिंग रोल है, दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ह्यूमन राइट्स की जो सोशल सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं इंडिया में, तो वो सब से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ की अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ आपने देखा कि 75 के करीब सेनेटर्स और कांग्रेसमैन उन्होंने लेटर लिखा है बाइडेन साहब को कि भाई आप ऐसा है कि ये सब वैल्यूज हमारी हैं और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंडिया पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात बने। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो उसूल हैं, कोर वैल्यूज, वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब पे भी आप बात कीजिए उनसे जरूर। तो इस तरह का भी एक प्रेशर उसमें क्रिस वैन हॉलन सीनियर सेनेटर हैं, काफी उनका तजर्बा है, वो भी हैं, और प्रमिला जयपाल भारतीय मूल की हैं, वॉशिंगटन स्टेट से कांग्रेस वुमन है, तो इन्होंने लीड किया है दोनों ने, और उसमें 75 के करीब सेनेटर्स और कांग्रेसमैन दोनों। तो इस तरह से जो माहौल जाहिर है कि बन रहा है, तो उसमें आप देखें कोई पेपर उठा लें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, और भी अभी एक थोड़ी देर पहले एक स्टोरी आई, उसमें उन्होंने कहा भाई बाइडेन को सब ये कह के कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि भाई आप ये जो है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का डिफरेंस बताते हैं। जब आप बात करते हैं मसलन चाइना की या और भी, आप कहते ही हैं कि भाई अब ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में जंग है और हम जो है डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं और हम अपने पूरे ऐलान आ रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में यही लिखा है कि भाई आप किस मुंह से ये कह रहे हैं, जब आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं और फिर इस तरह जो इंडिया में हो रहा है और कुछ कहने नहीं आ रहे, तो आप ऐसा कीजिए कि ये सब मुद्दे भी उठाइए उनके साथ। हमारा बहुत, आप यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तमाम कंपल्शंस आपके सही हैं कि वो होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, मजबूरी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए चीन की वजह से, चीन को रोकने के लिए उस इलाके में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन सब चीजों पे बातें ना करें, आप खुल के बातें करें। तो ये खासा प्रेशर है, मैंने इससे पहले कहीं भी इस तरह का प्रेशर मीडिया में नहीं देखा किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि ऐसे कहा गया हो खुल के कि भाई आप बाइडेन साहब या जो भी प्रेसिडेंट है कि आप ऐसे डील कीजिए उनसे, ये क्या कर रहे हैं। इंडिया के बारे में कम से कम ऐसा मैंने पहले प्रेस में नहीं देखा। और दूसरा ये भी कि 2 कांग्रेस विमेन जो हैं, रशीदा तलीब और एक इल्हान उमर, इन दोनों ने कहा बॉयकॉट कर रही हैं वो कांग्रेस में जो एड्रेस है मोदी जी का। उन्होंने उसमें बाकायदा बयान दिए हैं कि भाई इनका रिकॉर्ड सही नहीं है माइनॉरिटीज के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह सारी चीजें लिखी, और हम बॉयकॉट करते हैं, हम उनके एड्रेस में शामिल नहीं होंगे वहां। जबकि आप जानते हैं कि वो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन सारे उस एक हॉल में बैठते हैं, जॉइंट सेशन है ये, वो जब एड्रेस करेंगे मोदी जी। तो ये भी ऐसी चीज है कि जो पहले कभी नहीं देखी गई कि इंडिया के मामले में कम से कम कोई भी आया हो। मनमोहन सिंह जी ने भी एड्रेस किया था, मोदी जी पिछली बार आए थे, 2016 में एड्रेस किया था उन्होंने कांग्रेस को। तो ये पहली बार यूएस कांग्रेस मेंबर्स बॉयकॉट कर रहे हैं इंडियन लीडर का एड्रेस, तो इट नीड टू बी नोटेड। तो ये मैं कह रहा हूं कि भाई ये सारी चीजें बड़ी अजीब हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी ऑफिशियली और पब्लिकली और बड़े जोर से कुछ कहेगा मोदी जी से इन सब इश्यूज पे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग उनका ये है कि बस हमें एक स्ट्रेटेजिक वहां पे पार्टनरशिप चाहिए और इंडिया हमारे कैंप में होना ही होना है, क्योंकि चाइना उनको कंट्रोल करना, कंटेन करना निहायत ही जरूरी है। तो ये पूरी एस्टैब्लिशमेंट थिंक टैंक ने सेट कर लिया कि भाई ऐसे जाहिर दबाव है बहुत, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, सिविल सोसाइटी शायद नहीं होगा, ये भी शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मान रहा होगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है जब मोदी जी के ऊपर अलग प्रेशर है और दूसरी तरफ बिजनेस करना है, तो उस प्रेशर के उस दबाव में ये काम करवा लिया जाए जिसमें कि चाइना को एक भारत के रूप में चाइना के सामने खड़ा किया जाए। लेकिन एक बात और भी समझ, जो कि एक सवाल और रखना चाहता हूं आपके पास कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर इतने सारे जो प्रेशर हैं, दबाव हैं, जो 75 से ज़्यादा, 75 के करीब सीनेटर्स के, सांसदों के, उसके अलावा भी कई अलग अलग जो ह्यूमन राइट्स के, सिविल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं उनका फिर खुले तौर पर विरोध, वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक और तमाम जगहों पे जो विरोध हो रहा है, इन सब का कितना ज़्यादा असर है या असर है ही नहीं, किस रूप में इसको देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन पर उस दिशा में? इधर मोदी जी तो ठीक है, झोला उठाए चले गए,
लेकिन वहां क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सिविल सोसाइटी का और ये इस तरह प्रोटेस्ट वगैरह है तो यहाँ पर असर पड़ता है। अब आप देखें, इसका ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला दिए और चले गए घर, ऐसा नहीं। इन लोगों ने बाकायदा उन लोगों से, अपने कांग्रेसमैन, अपने सेनेटर्स से कांटेक्ट किया, ईमेल्स किया, फोन किया, तमाम चीजें करी, खत लिखे, जिस तरह भी ये कांटेक्ट करके तमाम तरफ से उन पे प्रेशर डाला कि भाई ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ तरीका यही है, यहाँ पे ये नहीं है कि आप जीत गए और आइएगा भाई 2 साल बाद, 4 साल बाद, नहीं, वो हर हफ्ते आते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में और जाके मिलते हैं लोगों से। टाउन हॉल्स होती है, हर नुक्कड़ पे वो खड़े होकर ऐसे ही संडे बात करते हैं, जाके मिलते हैं लोगों से। तो ये सब फीडबैक उनको आती है और फिर बाकायदा जो मेल्स और फोन से भी उनको कहा जाता है डिफरेंट इश्यूज। तो इस पे भी इन लोगों ने बड़ा ऑर्गेनाइज करके किया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि 75 सेनेटर्स, कांग्रेसमैन लिख रहे हैं खत प्रेसिडेंट को, ओपन लेटर, और फिर बता रहे हैं इस तरह ऑर्गेनाइज करना। ये सब उसी का नतीजा है। दूसरा ये कि भाई पूरा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनके जो तमाम मेंबर्स हैं, आप डेनियल मार्की साहब को देखिए, उन्होंने जो फॉरेन अफेयर्स में लिखा है, और यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के हैं वो, अब पहले काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में होते थे। तो उन्होंने यही चीज कही है कि भाई शेयर्ड इंटरेस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन शेयर्ड वैल्यूज ना कहिए आप। इंडिया और अमेरिका के इस वक्त जो हालात हैं, शेयर्ड वैल्यूज नहीं साहब, बाइडेन साहब, ये नहीं है। शेयर्ड इंटरेस्ट जरूर है अभी, और बिल्कुल आप, इंडिया बहुत स्ट्रांग पावर है वहां और बहुत जरूरत है अमेरिका को, वो करें, लेकिन ये समझ लें कि आप ये शेयर्ड इंटरेस्ट कब तक रहेगा तो ये आपको देखना है, लेकिन शेयर्ड वैल्यूज का हवाला ना दें आप, क्योंकि वैल्यूज बहुत, उन्होंने पूरी गिनाई कि भाई वैल्यूज देखिए ये है, और लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरह से कमजोर किया गया। दूसरा ये कि जो जाहिर है कि कांग्रेसमैन और वो सारी चीजें तो हैं ही हैं, और मीडिया में जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, वो जाहिर है कि सब इतना हर तरफ से जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमाम थिंक टैंक वाले लिख रहे हैं और मीडिया की नजर रहती है सारी चीजों पे, तो उन्होंने पूरा उसको एक जिसे कहते हैं कि मैरिनेट होके वो अब निकल रही हैं स्टोरीज। आप देखें तबातुर से एक के बाद एक, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, यूएसए टाइम्स हो, यूएसए टुडे हो, तमाम हर तरफ एलए टाइम्स हो, तो ये सबसे दबाव पड़ता है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहने पे मजबूर हुआ कि भाई यहाँ रोज पूछा जाता है उनसे, व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की मीटिंग्स में, भाई इस पे पूछेंगे आप, इस पे सवाल होगा, तो वो कहते हैं नहीं, जाहिर है उनकी बैक टू द वॉल है, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक सेट पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि चाइना के खिलाफ हमें इंडिया चाहिए सपोर्ट, तो हम वी कैन गो ओनली दिस फार। उन्होंने कहा भी कि भाई हम लेक्चर देने के सूरत में पोजीशन में नहीं है, और ये इंडिया और इंडियन पीपल को तय करना है कि वो कैसा वहां पर चाहते हैं, लेकिन हाँ, हम जरूर जैसे हर मुल्क से उठाते हैं, अपने दोस्तों के साथ हम उठाएंगे सारी चीजें, लेकिन पब्लिक में हम ज्यादा शायद उस तरह से नहीं कहें। ये उन्होंने बाकायदा जेक सलिवन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कहा उन्होंने। जी बिल्कुल। रिजवी साहब कुछ पूछना या जोड़ना चाहते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? जी स्वामी जी। जी मैं एक प्रश्न केवल पूछना चाह रहा था, जैसे विश्व के सबसे अच्छे पत्रकार भारतवर्ष के एक पत्रकार ने पूछा था मोदी जी से कि आम आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, वैसा कोई कठिन प्रश्न मोदी जी से क्या अमेरिका में पूछा गया कि आप रोटी घी लगा के खाते हैं या बिना घी लगा के खाते हैं? क्योंकि मुझे जो राहुल गांधी से प्रश्न पूछे गए थे, बड़े साधारण तरह के, जो इंटरनेशनल फाइनेंस पे, इंटरनेशनल इकोनॉमी पे, सोशियोलॉजी पे जो साधारण प्रश्न पूछे गए थे, तो क्या कोई कठिन प्रश्न मोदी जी से अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा, जैसे हिंदुस्तान में आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, पूछा गया था? जी प्रोफेसर स्वामी, अभी तक तो जाहिर है कि वो नौबत नहीं आई है कि जहां पे इनसे सवाल पूछे जाएं। तो वो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का तो देखा होगा आपने, एक पीस प्रशांत साहब ने जरूर देखा होगा, तो वो उसमें वो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का इंटरव्यू है वो अभी क्लियर नहीं है, मेरे तो जहन में अभी क्लियर नहीं है कि भाई किस तरह से इंटरव्यू सेट हुआ है, क्या किया उन्होंने, क्या पूछा, क्या कहा गया। लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई अगर स्टेट विजिट है और फिर उसके बाद दोनों लॉन में बड़ा सा डिनर भी होगा, उससे पहले ये होता है कि भाई स्टेट विजिट है, फिर लोग सवाल ले लेते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं। तो इस सब पहली विजिट पे भी, इससे पहले भी ये होता था, 5 मरतबा आए हैं मोदी साहब, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सवालात नहीं होते थे। तो इस बार भी शेड्यूल में नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है कि क्योंकि बड़ी एनर्जाइज्ड है इस वक्त यहाँ जो प्रेस है, उनका ये कहना है कि भाई ये तो तरीका अजीब लग रहा है, जाहिर है उनको ये बड़ा बिजार लगता है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि सवाल ही नहीं लिए जा रहे हैं।
तो हो सकता है कि कोई कहीं पर चिल्ला के कुछ यहाँ के हिसाब से जो सीरियस सवाल हैं वो पूछ सकते। जी जी, रिजवी साहब आप बने रहिए, थोड़ा सा और भी दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन लोगों के भी विचार सुन लेते हैं। बहुत सारी बातें और बहुत इंफॉर्मेटिव बातें यहाँ आपकी हैं, जो बहुत कुछ अभी हमारे जो दर्शक साथी हैं उनके लिए भी आपने बहुत कुछ दिया है, और थोड़ा और भी आपसे लेने की हम कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ। एक बात यहाँ कह रहे थे सलीम रिजवी साहब कि राहुल गांधी ने जो किया कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक। इसके बाद क्या कुछ होता है, बंद कमरे में व्हाइट हाउस में राहुल गांधी पहुंचे थे, पीएम साहब भी पहुंचेंगे। अमलेंदु जी, ये सारा किया धरा, सारा खेल क्या राहुल गांधी का है, ये मान लिया जाए? अब राजीव जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सारा खेल किया हुआ राहुल गांधी का है कि नहीं है। अब ये तो राहुल गांधी जानते होंगे और हमारे प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते होंगे ये सारा खेल किसका किया हुआ है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने शायद कल ही टिप्पणी की थी अपने इसी कार्यक्रम में, जब प्रधानमंत्री पर दबाव बहुत ज़्यादा है, राहुल गांधी जो करके आए हैं, अब उसका जो है वो जवाब देने की उनके ऊपर जो है मतलब उससे बड़ा कुछ देखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और सबसे महंगा कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का ये होने जा रहा है। और सलीम रिजवी साहब जो है वो इस बात की अब जो तायद कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत महंगा होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है वो बाकायदा राहुल गांधी के कदम का जो उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना कामयाब होते हैं और कितने वो अपने आपके अदालत टाइप के इंटरव्यू वहाँ छपते हैं, वो एक अलग का मसला है। अपने आप ही एक इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री का 2014 में चुनाव से पहले, और बड़ा उस पर बवाल मचा था कि ये कैसा इंटरव्यू है। मतलब एक ही इंटरव्यू मुझे लगता है कि वो हुआ है जो बताया जाता है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रधानमंत्री का हुआ था, और बड़े इस्तीफे कुछ चलाए थे उस दौरान। तो प्रधानमंत्री के ऊपर ये राजीव जी दिक्कतें हैं। अब अभी तक जो आई है फोटो प्रधानमंत्री की, उसमें दिख नहीं रहा है कि शीर्षासन प्रधानमंत्री ने किया है कि नहीं किया है। हमारी दिली इच्छा थी कि प्रधानमंत्री अब गए हैं और 2 घंटा का टाइम है उनके पास योगासन करने का, तो शीर्षासन भी करके दिखाई ही देते हैं इस योग दिवस के अवसर पे। चूंकि ये ब्रांड उन्हीं का है योग दिवस का, और बता भी दिया है कि इस पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है इस योग के ऊपर। तो ये प्रधानमंत्री की अच्छी बात है, उन्होंने बता दिया है कि कोई योग दिवस पे किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है योग पे, और सबको योग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री इस दुनिया में जो है योग कम से कम जो है वो फैलाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजीव जी जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, और वहाँ के 75 सांसदों ने अगर इस तरीके का कोई खत लिखा है वहाँ के राष्ट्रपति को, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत अपमान हो या नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री के बहाने जो ये भारत का अपमान निश्चित तौर पे है। और प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ एक सख्त टिप्पणी जो वहाँ करनी चाहिए, और जो बाइडेन से वहाँ कहना चाहिए कि भारत का अपमान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपके 75 सांसद इस तरीके की चिट्ठी लिख के आप विरोध कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का, चूंकि वो नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वहाँ है। प्रधानमंत्री समझते हैं खुद को नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो गए वहाँ भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री का इस तरीके से विरोध हो रहा है तो ये भारत का अपमान है। अगर प्रधानमंत्री इसको भारत का अपमान नहीं मानते हैं तो ये उनका सोचने का जरिया है कि वो इसका अपमान माने नहीं माने, लेकिन निश्चित तौर पर ये भारत का अपमान है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बातें की जाए। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री वहाँ बड़ा जो है अपना 56 इंच का सीना दिखाएंगे, और जो बाइडेन को सख्ती के साथ कहेंगे कि वरना हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे अगर आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है कि इस तरह की एक जो है वो सख्त टिप्पणी जो है प्रधानमंत्री को वहाँ निश्चित तौर पर करनी चाहिए, और 56 इंच का सीना जो है अमेरिका में भी दिखाना चाहिए। वो भारत में ही जो है वो यहाँ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो आप जो है पहलवानों को अपने 56 इंच का सीना दिखाते रहे, मणिपुर के लोगों को दिखाते रहे आप 56 इंच का सीना जो है, ये वहाँ भी जो है अमेरिका में दिखाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मसला नहीं है। गए तो नरेंद्र मोदी जाते, राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी का अगर वहाँ विरोध होता कोई बात नहीं, राहुल गांधी एक आम आदमी थे, गए थे, उनका विरोध हुआ कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी का विरोध अगर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री का वहाँ विरोध हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की जरिए गए हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये भारत का निश्चित तौर पर विरोध है, भारत का अपमान है। तो प्रधानमंत्री को सारी डील जो भी होनी है अमेरिका से वो कैंसिल कर देनी चाहिए हर हाल में, और भारत के सम्मान की जो रक्षा करनी चाहिए। अब देखना ये कि प्रधानमंत्री को इस तरीके का 56 इंच का सीना दिखा पाते हैं नहीं दिखा पाते। सीने की बात तो बहुत पुरानी हो गई, अब कुछ नया जुमला आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इलेक्शन सामने है।
तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी कोई ना कोई नया जुमला मिलेगा। 56 इंच, 15 लाख, ये सब अब भूल जाइए, कुछ नए का इंतज़ार कीजिए। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, अमेरिका की यात्रा पे हैं, और वहाँ से जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका हम लिख भी रहे हैं। अमेरिका में ये झटका क्या है? झटका सीधा सिंपल कहें तो प्रधानमंत्री का विरोध है, और बहुत भयंकर विरोध है वहाँ पे। और उस बात की गवाही दे रहे हैं सलीम रिजवी साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस जगह पे वो खड़े हैं उसी जगह पे थोड़ी देर पहले विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि और यहाँ से शायद रिजवी साहब आपके पीछे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है बहुत पास में, करीब में ही है। जी जी जी, ये नजदीक, ये साथ नहीं, बिल्कुल पास में ही है। और यहीं पर बिल्कुल कुछ कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक, और उनका भाषण बहुत शानदार था, जिसमें वो कह रहे थे कि कॉपीराइट नहीं है, योगा जो है किसी का, यानी कॉपीराइट फ्री कर दिया उन्होंने। अब आप जितना हो उतना योगा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ योग से जो शांति मिलनी चाहिए, क्या वो शांति हिंदुस्तान में मिल पा रही है? क्या जो शांति एक देश को चाहिए वो शांति है हमारे देश में? प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, बहुत कुछ है और इस बारे में और चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे। आज समय खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस रूप में आप देखते हैं अभी बहुत कुछ, और रिजवी साहब से बेहतर और कौन बताएगा हम लोगों को कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है, वाशिंगटन डीसी में क्या कुछ होगा? थोड़ी बहुत बातें बताए हैं, और भी बात हम समझेंगे उनसे। लेकिन आप यहाँ रह करके और सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, पिछले तमाम चीज़ों को आपने देखा है, हमारे पिछले प्रधानमंत्रियों की जो सफ़र हुआ है अमेरिका का, वो भी आपने देखा है। कैसे देखते हैं आप यहाँ से आगे विरोध के बीच एक प्रधानमंत्री अमेरिका में 3 दिन कैसे गुजारेंगे? देखिए, ये सलीम साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है कि बायकॉट होगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के भाषण का बायकॉट, तो भारत के प्रधानमंत्री के संसद में, भारत की संसद में अगर बायकॉट हो जाए तो बहुत बड़ी खबर है। और अमेरिका में जाकर अगर अमेरिका की संसद में बायकॉट हो रहा है तो ये भारत के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट है, भारत के लिए बहुत ही असम्मान की बात है। तो एक तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो सलीम साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, जो कि कहीं मीडिया में अभी मैंने देखी नहीं है। दूसरी बात यह कि देखिए, जो दबाव बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पड़ गया है, और जब से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच के जो भी खतों के किताबत थे, जो चिट्ठियां आदान प्रदान हुई, जो फोन पे बात हुई, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आए, उनमें एक सेंटेंस जरूर होता है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साझा लोकतांत्रिक मूल्य हिंदी में अगर कहें तो। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो मोदी जी के लिए ही कही जाती है। तो ये देखिए, डिप्लोमेटिक भाषा जो है वो इशारों में होती है, सीधे सीधे कोई नहीं कह देगा यहाँ के विपक्ष की तरीके से। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ राजीव जी, कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़ा दबाव है कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपने मीडिया के लिए, अपनी सिविल सोसाइटी के लिए और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ सार्वजनिक रूप से मोदी जी को कहे ह्यूमन राइट के वायलेशन के मामले पर। ये अगले 2 दिन में होने जा रहा है। ये जनरल इलेक्ट्रिक की डील अपनी जगह है, बिजनेस की डील अपनी जगह है, आर्म्स की खरीद की डील अपनी जगह है। इसको मैं होता हुआ देख रहा हूं। जितना मेरा अनुभव है पत्रकारिता का और चीजों को देखने का, अब जैसा सलीम साहब ने कहा, वो तो सलीम साहब आगे, वरना मैं भी सेकेंड राउंड में यही बात कहता कि मोदी साहब की ये जो यात्रा है वो राहुल गांधी की यात्रा की परछाई में हो रही है। और बहुत हाल फिलहाल में, आज मोदी जी वहां हैं, कल राहुल गांधी लौटे हैं। पिछले हफ्ते तक वो वहां पे पब्लिक प्रोग्राम्स कर रहे थे, जिसकी हम लोगों ने कवरेज किया।
तो अमेरिकन सिविल सोसाइटी को, अमेरिकन सिस्टम को दो नेताओं का तारुफ हुआ है, दो नेताओं से परिचय हुआ है। एक जो मीडिया से और सवालों से भाग रहे हैं और एक जो सवालों का जवाब दे रहा है, एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बिना टेलीप्रॉम्प्टर की बात कर रहा है, जो चाइना को कंटेन करने का रोड मैप दे रहा है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बात कर रहा है। और एक बात राजीव जी, मतलब हम लोगों को साफ साफ कह देनी चाहिए, देखिए अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है। अगर आप अंग्रेजी आपको मालूम है तो जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह आपका काम चल जाएगा। अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है। राहुल गांधी उन्हीं की भाषा में बोल कर आए हैं। मोदी साहब हिंदी में बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रांसलेट होके जाएगा। तो कोई भी चीज, जैसे मेरी कही हुई बात अगर आपको ट्रांसलेट होके मिलेगी अंग्रेजी में, तो उसका वजन कम होगा। उसका जनरेशन लॉस, जो हम लोग कहते हैं टेलीविजन में कि जनरेशन लॉस नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन सीधा पहुंचेगा। तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो सीधे अमेरिकन सिस्टम के अंदर गई है। अब मोदी साहब को इससे compete करना है अगले 3 दिन में, और compete करने के लिए जो अमेरिका का वैल्यू सिस्टम है, जो अमेरिका की संस्कृति है, सलीम साहब बताएंगे थोड़ा सा, कि वो डायलॉग को इनकरेज करते हैं। वो केवल भाषण सुनने नहीं आएगा आपकी, वो डायलॉग को इनकरेज करते हैं, वो सवाल जवाब होते हैं। मोदी साहब उससे बचेंगे। और एक आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं, सलीम साहब बता रहे थे अभी कि उन्होंने कुछ थॉट लीडर से बात की है, वो भी राहुल गांधी के दबाव में हुआ है काम। मुझे नहीं लगता कि उसकी आर्टिनरी में उनके होगा। अब वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब भारत आते हैं, जब उनके उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू भारत आते हैं, तो भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, एक्टिविस्ट से मिलते हैं। अगर मोदी जी जवाब देना चाहते हैं तो वहां मिले ना ह्यूमन राइट वर्कर से, वहां पे ब्लैक लाइफ मैटर वालों से मिले ना, मिलना चाहिए राजीव जी। जी बिल्कुल मिलना चाहिए जवाब देने के लिए। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं सलीम भाई, और फिर आपके बाद फिर थोड़ा थोड़ा अपने बाकी पैनलिस्ट साथियों के बीच में आता हूं। एक जो राहुल गांधी की बात हो रही है, तो कितना अंदर तक राहुल गांधी इस बार उनकी जो यात्रा है, कंपैरिजन हम लोग पहले भी आप बता भी चुके हैं कई बार, हम लोग उस राहुल गांधी की यात्रा के दौरान आपसे सुने ही हम लोग कि क्या कुछ चल रहा है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो, और उसमें भी जब विरोध हो रहा है मोदी जी का, वैसे में क्या राहुल गांधी को लेकर के भी चर्चा हो रही है क्या अमेरिका में, और क्या परिवर्तन आया है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? एक नॉर्मल एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसका असर हिंदुस्तान पे कितना पड़ते हुए देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जिस तरह से राहुल गांधी, जैसे प्रशांत अभी कह रहे थे कि वो खुल के उन्होंने बातें करी और दायरे की सवाल लिए, और ये नहीं कि आप लेक्चर दे के चले गए, तो यहाँ पर वही चीज नोट की जाती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही मामला है कि भाई आप प्रेस फ्रीडम, या आप सवालों के जवाब दीजिए, खड़े होइए, अलग अलग इश्यूज हैं बताइए, आप जो भी है जवाब दे दीजिए। तो उस लिहाज से जाहिर है कितना खुल के मीडिया इंस्टीट्यूशन से मिले हैं राहुल गांधी जब आए हैं, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीजें ज़हन में हैं सबके, सारे रिपोर्टर्स जो उस बीट पे हैं, या पूरा एडिटोरियल बोर्ड आप उठा के देखें, वॉशिंगटन पोस्ट और इन लोगों ने क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब एडिटोरियल बोर्ड, तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने पूरी कैलिफोर्निया से लेके यहाँ न्यूयॉर्क तक आने में जितने लोगों से, जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिले, और जो जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया वो सारी चीजें, तो वो सब मैटर करती हैं, उससे मैसेज जाता है। अब उसके बरक्स आप देखें तो साहब अब ये है कि प्लान तो नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ना कोई ऐसा इवेंट कि वो खड़े होंगे मोदी जी और जवाब देंगे, तो वो सब तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि राजीव जी बहुत अहम डील्स हुई हैं दोनों मुल्कों के लिए, बड़ा ये एक मेजर प्लेयर है इंडिया, और जो ग्लोबल लेवल पे इस कदर
जरूरत है और इस कदर अब अहमियत बढ़ी है कि वो चाहे रूस में मीडिएशन की बात हो रही हो, इस पे भी बात हो रही है अभी, उसके हवाले से भी अमेरिका चाहता है भाई ये अपने कैंप में करें, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़े जिससे रशियन आर्म्स कम डिपेंड हो इंडिया, और तेल का भी इसी तरह, एनर्जी का भी जो डील्स होने वाली हैं, कहा जा रहा है कि होगी कल बात इन सब चीजों पे होगी। तो ये एक बड़ी अहम चीज है जो कि, और चाइना का कंटेन करने का जो भी सेमीकंडक्टर हो, सप्लाई चेन्स हो, ये सारे इश्यूज भी चीन के मामले के हैं। तो इस पूरे मामले में इंडिया की अहमियत और स्टेट लेवल, स्टेट टू स्टेट अमेरिका और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट अहम इस वक्त लम्हा है। लेकिन जाहिर है कि उसको अलग इस तरह करके देखना चाहिए कि भाई मोदी जी का जो रिकॉर्ड है, मोदी सरकार का जो रिकॉर्ड है, वो प्लस इंडिया एज अ स्टेट, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि भाई ये एक बहुत अहम चीजें हैं। जीई का जिक्र किया जैसे प्रशांत ने, कि वो पूरी आप देखें सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, ये कभी नहीं हुआ। मुझे याद है हम यहाँ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हमेशा 15-16 साल 20 कह लें आप, भारत की डिमांड रहती थी कि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने दें, ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दें। हर साल यही होता था, हर विजिट में बल्कि होता था, अलग अलग ऑफिशियल्स की ये बातें चलती रहती। वो फाइनली हो गया है। ये क्यों हुआ? यही सारे जो माहौल बना है। बीका ने कहा भाई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करके रशिया से आर्म का डिपेंडेंस कम करें, और यहाँ जो है सप्लाई चेन और सुपर जो सेमीकंडक्टर्स हैं इन सब के सारी यहाँ पर बनवाएं, जिसमें कि चाइना पर डिपेंडेंस कम हो, सारे यूरोप की, अमेरिका की, सारे दुनिया की। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीई का जो है वो ट्रांसफर, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। तो वो सारी डिफेंस कोलैबोरेशन मैन्युफैक्चरिंग की, ये तो बहुत ही पिवटल मोमेंट। तो ये सारी चीजें बिल्कुल है, लेकिन वही मामला आता है कि भाई एक दो डेमोक्रेसीज की जब बात होगी तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सारी चीजें हवा में बातें नहीं होती। इसका मतलब है इस समाज में इसकी वैल्यू है। फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे आता है, पहला संशोधन किया इन्होंने अपने, यही किया भाई साहब, राइट टू स्पीच। फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट क्यों है? उसकी अहमियत इसीलिए है कि भाई आप बोले खड़े हो के कुछ भी, चोट किसी को ना पहुंचे, किसी को तकलीफ उस तरफ, आप धमकी ना दें किसी को फिजिकल हार्म की, आप बोलें जो भी, जिसको कह रहे हैं वो भी जवाब दे, जो भी है। तो फ्रीडम, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ खासा आगे बढ़ेगी बात, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अभी बहुत हावी हैं। मुझे नहीं लगता कि बाइडेन साहब कुछ ज्यादा कह पाए। जी, बाइडेन साहब कुछ ज़्यादा इसलिए भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है और उसमें भी चाइना के बरक्स और रशिया को भी मजा चखाना है। तो क्या भारत जो है वो अमेरिका की कठपुतली बनने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक अमेरिका से दूर इधर रशिया की तरफ भारत हमेशा देखता रहा, क्या रशिया से भी दूर होने जा रहा है भारत? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसमें लेकर आएंगे, क्योंकि न सिर्फ आप अमेरिका के नज़रिए से देखिए, भारत का संबंध गुटनिरपेक्ष भारत रहा है, और अगर किसी एक गुट के साथ भारत अगर चला जाता है तो फिर आगे क्या होगा, भारत की डिप्लोमेसी किस दिशा में जा रही है, वो सब भी हम समझेंगे आने वाले वक्त में। जरा जल्दी क्योंकि समय खत्म हो गया है, जल्दी से आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लाइट मोड में ही सही, लेकिन वो बहुत सीरियस नोट पर है, राहुल गांधी की यात्रा। अब राहुल गांधी यहाँ आ चुके हैं और अब पटना में उनकी तैयारी जोरदार चल रही है, पोस्टर्स बैनर्स लग चुके हैं पटना में, ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन इधर जब अमेरिका पहुंचे हैं तो ये राहुल गांधी मोदी जी की रात की नींद हराम क्यों किए हुए हैं? अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ भी राहुल, हिंदुस्तान की बात अगर सोचते हैं तो वहाँ भी पटना की बात आएगी, वहाँ भी राहुल, क्योंकि 23 तारीख को यहाँ जब परसों यहाँ पटना में सब बैठेंगे। क्यों, आखिर क्या कारण है कि इर्द गिर्द चारों तरफ राहुल ही दिखाई दे रहे हैं? स्वामी जी देखिए, हाँ राजीव जी, देखिए पिछली बार मैंने जो कहा, मैंने अमेरिका की और यूके की बड़ाई की थी, लेकिन जो अभी मैंने सलीम भाई से सुना, मुझे ऐसा लगता है कि बाइडेन साहब और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी पॉलिटिकल कैपिटल के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए सिद्धांतों को ताव पे रख देते हैं। अगर बाइडेन साहब और अमेरिकन डेमोक्रेसी और वहाँ ह्यूमन राइट्स की चीज़ें और फ्रीडम ऑफ स्पीच की चीज़ें और फ्री स्पीच की बातें अगर दोयम दृष्टि की हैं
और वहां पे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने बड़े हैं कि अपने सिद्धांतों से वो समझौता करते हैं, तो मैं मानूंगा कि बाइडेन साहब और वहां की डेमोक्रेसी भारत जैसी निकृष्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे एक आदमी जो कि किसी पद पे नहीं होता उसको ग्रिल करते हैं, उसको पूरे इंटरनेशनल इश्यूज पे प्रश्न पूछते हैं, और जो देश का प्रधानमंत्री है जिसका उत्तरदायित्व है चीजों का जवाब देना, उससे एक प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो अमेरिका की डेमोक्रेसी को और मोदी जी की डेमोक्रेसी में मैं कोई अंतर नहीं समझता। जी मीनू जी, आप किस रूप में देखती हैं? एक बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे अभी रिजवी साहब ने बताया कि इल्हान उमर ने भी इसके बायकॉट करने का फैसला किया है, ये जो सेनेटर है जो इल्हान उमर, ये इसका भाषण का। आज सुबह से आप देखिए अलग सुबह शुरू हो गए थे बीजेपी के ट्रोल। इल्हान उमर को आईसिस का एजेंट बता रहे हैं, अलकायदा का एजेंट बता रहे हैं पाकिस्तान का, और यहाँ तक नहीं रुके, वो उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर जबरदस्त कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है। इतनी गंदी गंदी बातें यहाँ के लोग बोल रहे हैं उनको, तो आप ये देखिए कि इतनी भी बर्दाश्त नहीं हुई उनको। जहां वो हो रहा है, आप उस देश का बड़ा दिल देखिए कि कितना बड़ा दिल है कि वहां इल्हान उमर वहां पे बनी हुई है, लॉ मेकर वहां पे बनी हुई है। दूसरी बात, बार बार ये बात उठ रही है कि भाई चाइना के प्रभाव को, बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करने के लिए ये मोदी जी के ये स्टेट विजिट और ये सब उनका ये किया जा रहा है उनको, कि ताकि चाइना से लड़ पाए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी हाल ही में हमारे एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो एक न्यूज एजेंसी को अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि भाई हम तो, चाइना तो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो हम तो लड़ ही नहीं सकते उनके साथ। तो जब एक विदेश मंत्री एडमिट कर रहा है कि हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते, और तो क्या अमेरिका फाइनेंस और मिलिट्री सपोर्ट देगा, एड देगा, या यहाँ अड्डे बनाएगा लद्दाख में, अमेरिका के अड्डे बनेंगे, नेटो के अड्डे बनेंगे, या क्या होगा? भाई देखिए, इंडिया ऑन इट्स ओन तो लड़ने की ताकत रखता नहीं है, तो लड़ेगा कैसे इंडिया? इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि क्या मोडस ऑपरेंडाई होगी कि इतना हेल्पलेस इंडिया चाइना के सामने जब खड़ा करेगा अमेरिका, तो किस तरीके से उसको खड़ा किया जाएगा। तीसरी बात, राहुल गांधी की यात्रा का असर है अमेरिका में, तो जो हो रहा है सो हो रहा है। सॉरी, यहाँ जो इंडिया में ये असर हुआ है कि वो राहुल गांधी ने वहाँ एयर कंडीशन केबिन्स में बैठा हुआ था, वहां पे ड्राइवर राहुल गांधी उसके साथ बैठे थे, तो वो देख के यहाँ के जो परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बोल दिया कि भाई सन 2025 से हमारे अभी ट्रकर्स के जो केबिन्स है वो एयर कंडीशनड होंगे। तो राहुल गांधी ने एक पॉलिसी चेंज तो करवा ही दिया है, और बाकी का मोदी जी वहां देख रहे होंगे प्रभाव, पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। जी राजीव जी, अच्छी बात है कि बदल जाए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, कुछ अच्छा हो, भले राहुल गांधी की नकल करके ही, या राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उसी राह पे। प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास भी जल्दी से बहुत कुछ आप सुन रहे थे, रिजवी साहब की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रख रहे हैं, किस रूप में आप देखते हैं खासकर अमेरिका भारत संबंध को लेकर? अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक से लेकर के और बहुत सारी चीज़ों, उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात चल रही है, जो रशिया के साथ करते रहा है इंडिया, अब उस खेमे में जा रहा है। अगर इंडिया अमेरिका के खेमे में, तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान? फायदा नुकसान तो बंद कमरों में बंद होता है राजीव जी। अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान की बात सब कर लेते हैं। एलन मस्क से भी आज मिले हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले जो 10 महीने हैं उसमें ट्विटर पे क्या लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा, इसका भी कोई ना कोई गुप्त समझौता तो हुआ ही होगा, ये मान के चलना चाहिए। अमेरिका गए हैं तो कम से कम ये सीख के रह जाएं कि एक टेररिस्ट को मारने के लिए या उसको अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट बनाने के लिए हम यूएन में प्रस्ताव दे रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो कहा करते थे कि अगर हमारा एक सिर कटेगा तो हम 10 सिर ले आया करेंगे। अमेरिका ने वही किया भी था कि उनके किसी एक पत्रकार की हत्या हो गई थी पाकिस्तान में, तो उनके हत्यारों को मारने के लिए वो पाकिस्तान तक चला गया था। उसने कोई अंतरराष्ट्रीय कानून की बात नहीं करी थी ना, कहीं यूएन में प्रस्ताव दिया था। तो हम कम से कम यही कर लें। हम तो दाऊद का एक फोटो चला रहे हैं पूरे देश में 20 साल से, कि हमारे पास तो उसका फोटो तक नहीं, और दूसरे एक और
के लिए हम यूएन में प्रस्ताव दे रहे हैं कि हम साहब इसको अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर दीजिए, और उसमें भी चीन अड़ंगा लगा रहा है, तो उसको भी हम धमका नहीं सकते कि भाई साहब ये क्यों करते हो ऐसा। झूला झुला सकते हैं लेकिन धमका नहीं सकते। रही बात राहुल गांधी को फॉलो करने की, तो राहुल गांधी को तो फॉलो राहुल गांधी और राहुल गांधी की फैमिली कहना चाहिए, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, इनको तो लगातार फॉलो कर रहे हैं, भले ही नाम उनका बदनाम करते हो। चाहते तो वो वही बनना है लेकिन बन नहीं पाते हैं, क्योंकि मुखौटा हमेशा मुखौटा होता है, और यह मुखौटा इस देश के 43 दलों ने राजनीतिक रूप से देख लिया है, और वो अब पटना में बैठने वाले हैं। जो कभी इनके साथ हुआ करते थे वो इनके खिलाफ, जो इनका सबसे विश्वस्त सहयोगी हुआ करता था, जिनके पांव पड़ा करते थे ये अकाली दल के, वह भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। शिवसेना इनकी विचारधारा से सम्मिलित दल था, वो भी विरोध में खड़ा हुआ है। तो क्या कारण है कि आप ना तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य बैठा पा रहे हैं, ना राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य बैठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मूल गलती जो हो रही है कि हम शांति का टापू थे, हम विश्व में विश्व बंधुत्व का टापू थे, हम ये सारा खो चुके हैं, और यही कारण है कि लोग हमें घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार कर रहे हैं, पोस्टर ले लेकर विरोध कर रहे हैं। इस बात को इस देश को देखना होगा, यह बहुत अपमानजनक स्थिति बन रही है, और इसको पर अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सिर कहीं ना कहीं विश्व समुदाय के आगे झुक रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक भटकाव भी नजर आ रहा है संजय जी? इसमें भटकाव डिप्लोमेसी के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत कहीं डिप्लोमेटिकली विदेश नीति के हिसाब से भटका हुआ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका से अगर कहा जा रहा है कि मोदी जी से पूछिए या मोदी जी से सवाल कीजिए, तो वो इसलिए कि भारत में उनसे सवाल नहीं किया जा रहा है। भारत में अगर उनसे सवाल नहीं किया जा रहा होता और वो सामान्य ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो ये स्थिति नहीं होती। तो चूंकि वो यहाँ वो सब सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका को भारत की जरूरत है, और अमेरिका भारत के साथ अपना जो भी डील करने जा रहा है मान लीजिए, तो अमेरिका पे दबाव पड़ रहा है कि भाई आप मोदी जी से ये सब पूछिए। पूछेगा कि नहीं पूछेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मोदी जी पर से सवाल पूछने के लिए कहना भारत का अपमान है, तो बात ही बिगड़ गई, तो बात ही अलग हो गई। तो फिर वही हो गया जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। वो यहाँ जवाब नहीं दे रहे, तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका उनसे पूछे कि भाई आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। तो हम अगर ये उसको जोड़ देंगे भारत के सम्मान से, तो जाहिर है अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होगी। और दूसरे ये कि अमेरिका भारत से डील भी कैसे करेगा। अगर भारत में मिजोरम जैसी स्थिति चल रही है, 1 महीने तक अगर आग लगी हो और कुछ हो ही नहीं, गुजरात जैसी स्थिति हो जानी हो और कभी भी कहीं भी हो सकती हो, तो कोई भी विदेशी भारत से कोई भी संबंध कैसे करेगा। अभी सैम पित्रोदा की इंटरव्यू में था कि राहुल गांधी का प्रोग्राम अरेंज करने के लिए सैम पित्रोदा से सवाल पूछा जाने लगा, सीबीआई ईडीआई वहां पहुंच गई। तो अगर इस लेवल पे काम हो रहा है तो जाहिर है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो हम उनको कंट्रोल करने में फिर भारत का सम्मान जोड़ देंगे। यहाँ वो जवाब नहीं दे रहे, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, कोर्ट से भी वो जीत जा रहे हैं या बरी हो जा रहे हैं या उन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और अमेरिका अगर उनसे पूछ सकता है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, तो नहीं होगा। लेकिन वाकई अगर अमेरिका कुछ गलत करता है तो भारत का अपमान तो है ही है। तो चीजें फंसी हुई जरूर है, तो उससे कैसे निकलना है उसका तरीका यही है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना हो। बहुत सीधा साधारण आसान सा रास्ता है। तो उसका मुकाबला मोदी जी कैसे करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि गुजरात में मोदी जी ने सब किया, और मणिपुर में भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, फिर भी मणिपुर में ऐसा बनाया जा रहा है कि मोदी जी ने किया। और इसको कोई बीजेपी या सरकार की तरफ से इसको डिनाई भी नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की ये छवि बनाई जा रही है और वो ऐसा ही चाहते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे यही लगता है कि भाई गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो सारा कुछ उन्होंने किया। अभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं है
चीफ मिनिस्टर कौन है उसकी चर्चा भी नहीं है। अब सारा कुछ है कि मोदी जी के चलते मणिपुर में हिंसा हो रही है और मोदी जी नहीं रोक रहे, और तब वहां मणिपुर में, गुजरात में मोदी जी ने ही हिंसा होने दी थी, सेंट्रल फोर्सेस को रोक दिया था वगैरह वगैरह। तो ये प्लान्ड है और मोदी जी को वैसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है। सही गलत वो बात की बात है, लेकिन चीजें अभी फंसी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका आसान तरीका यही हो सकता है कि वो आगे इलेक्शन ना जीते, लेकिन वो इलेक्शन की बात है और वो तब देखा जाएगा। राजीव जी। जी जी, एक क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा रिजवी साहब आपसे। क्या ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा है, इसको किस रूप में आप वहाँ चुकी हैं, वहाँ से हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी और डायस्पोरा के लिहाज से भी? जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत के लिहाज से कितना बेहतरी या कितनी अच्छी यात्रा होने जा रही है या कितनी खराब यात्रा होने जा रही है, किस रूप में देखा जाए? अमेरिका के साथ संबंध जो हैं, अमेरिका के साथ जो डीलिंग है, उसमें भी भारत को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या देखा जाए? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि ज़ाहिर है ये सारे इश्यूज अगर छोड़ दें आप लोकतांत्रिक मूल्यों को और जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम, ये सब अगर किनारे रख दें, तो स्टेट लेवल पे इंडिया के लिए ये बहुत अहम दौर है एक तरह से कह लें। और ये विजिट बड़ी अहमियत रखती है क्योंकि अमेरिका जैसा पावर वो अब ये तय कर चुका है कि भाई आपको क्या चाहिए, ये मार्केट चाइना से शिफ्ट करके आपके यहाँ आनी है, और आर्म्स हम चलिए मिल के मैन्युफैक्चर करते हैं, रशिया पे डिपेंडेंस कम हो। तो ये दो मेजर चीजें उसकी वजह से बहुत स्ट्रेटेजिक और जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वो डेवलप होगा, भारत स्ट्रांग होगा, सारी चीजें। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोई मामूली बात नहीं है, इसमें बहुत से मुल्कों को, यूरोप के भी नहीं ये लोग ट्रांसफर करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत अहम चीज है। तो इंडिया एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लम्हा है। जैक सलिवन ने इसीलिए कहा था कि हमारे दौर का ये सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा है, और ये जो स्टेट विजिट है और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से हालात और बेहतरी की तरफ जाते हैं दोनों मुल्कों के लिए। और दोनों मुल्क अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है, ये जरूर ध्यान में रखें कि इंडिया का भी नेशनल इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। तो इस वक्त ऐसी गोटी दोनों की लगी हुई है कि दोनों को फायदा हो। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में ये सिक्योरिटी मजबूत हो रही है, तमाम सेक्टर्स जो है मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो और भी चीजें हो, ये सब अमेरिका के कोलैबोरेशन से। ये अब उसके फॉल आउट कहाँ क्या होंगे, कुछ अरसे बाद क्या होगा, वो सब एक अलग बहस है। लेकिन अभी फिलहाल चाइना को देखते हुए जिस तरह का उसका मार्च हो रही है और प्रसार हो रहा है, तो वो रोकने के लिए अमेरिका का इस तरह का सहयोग और इस तरह दोनों मिल के साथ, ये इंडिया के लिए भी नेशनल इंटरेस्ट में है और अमेरिका के तो ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट में इसीलिए कर रहा है। वही जो स्वामी जी कह रहे थे, अमेरिका का ये तरीका है भाई कि नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, उनको जो कुछ भी होगा उसकी वो कुर्बानी दे देंगे। नेशनल इंटरेस्ट है तो गो अहेड, वो सब हम बाद में देखेंगे। नेशनल इंटरेस्ट है हमारा, वो जरूरी है। जी बिल्कुल, अमेरिका के लिहाज से नेशनल इंटरेस्ट और भारत के लिहाज से भी, और अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़ोरदार विरोध भी हो रहा है। विरोध के कई सारे कारण हैं और उन वजहों को अगर सामने रखें तो एक लंबी लिस्ट आ जाती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज के बाद 2 दिन और रहना है अमेरिका में, और इन 2 दिनों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा, ये हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाएंगे। और आप सब जानते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जो खबरें रहती हैं जस की तस आप तक हम पहुंचाते हैं, और वही करने की कोशिश हमारी कि जो है सही है तो सही, गलत है तो गलत। खबर को हम छिपाते नहीं, खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। बहुत लोग हैं जो खबरें छिपाकर और 4-10 लोगों को इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, हमारा वो काम नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी साहब, और वो बेहतर बताएंगे कि क्या कुछ वहाँ चल रहा है। वहाँ के पोस्टर्स, वहाँ के बैनर्स, वहाँ के लोगों के हाथों में तख्तियाँ, ये आप सब देख चुके, आने वाले समय में और भी देखेंगे जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी। अमेरिका के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट ये यात्रा है और भारत के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या भारत
अमेरिका के जाल में फंसने जा रहा है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जैसा रिजवी साहब कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में देखेंगे कि क्या कुछ होता है, लेकिन आज के अगर हिसाब से देखा जाए, आज की तारीख में देखा जाए तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सलीम रिजवी साहब, आपको जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू जैन जी आपको, प्रमोद अग्रवाल जी आपको, संजय कुमार सिंह जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि जुड़े रहे आप लोग। लंबी चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।